प्रदूषण टॉपिक चल रहा है हमारा। उसके बाद इसमें है आज हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आज हम क्या करने वाले हैं, कल वाला वायु प्रदूषण को आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ आज हम करेंगे जल प्रदूषण और उसके बाद हम करेंगे ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, है ना। नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इन तीनों पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, नमस्कार। खंबा गड़ी नहीं बच्चा, खंबा घड़ी। एक बच्चा बोला सर खंबा गड़ी, खंबा गड़ी नहीं, खंबा नहीं गड़ा। खंबा नहीं गड़ा बच्चा, है ना, खंबा घड़ी। क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। खम्मा घड़ी होता है बच्चा, खम्मा घड़ी। ख आधा माँ पूरा माँ, खम्मा घड़ी, खम्मा घड़ी, घड़ी नहीं है ना। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब वही होता है नमस्कार, और मैं ऐसी ईश्वर से आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। ठीक है, दिस इज अबाउट खम्बा घड़ी। तो पर्यावरण प्रदूषण की बच्चों बात हो रही है हमारी। लेक्चर नंबर 24 क्यों 23 है ना बच्चा। पहला लेक्चर ओरिएंटेशन वाला है। ओरिएंटेशन में मैंने कोई लेक्चर थोड़ी ना लिया था, बताया था आपको कैसे कैसे आएगा। मैं किस चीज़ की पिक्चर दिखाने वाला था सर जी? आज आप पिक्चर दिखाने वाले थे, कौन सी? भाई भूल जाता हूँ वास्तव में, इतनी क्लासेस होती है ना, बैक टू बैक समझ में नहीं आता कब क्या बोला। एक डायरी लिखनी पड़ेगी मैंने किस क्लास में क्या बोला। ठीक है, कौन सी पिक्चर दिखानी थी? मैं सही हूँ? अरे भाई, मैं लिख लेता हूँ बच्चा, है ना, अभी मैं लिखता हूँ, रुको। मैं लिख लेता हूँ, रुको, ठीक है, मैं डायरी पे नोट कर लेता हूँ पक्का। मुझे याद रहे ना बच्चा, मुझे याद तो रहे। टाइगर, सब स्पीसीज, बिग कैट्स। हाँ याद रहेगी, मैं इसका फोटो भी खींच लेता हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ हाँ समझ में आ गया। चलिए, तो प्रदूषण की बात कर रहे थे हम बच्चा, कल एयर पोल्यूशन के बारे में हमने पोल्यूशन को जाना, व्हाट इज पोल्यूशन। कल की क्लास में हमने क्या जाना? कल की क्लास में हमने प्रदूषण जाना, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होते हैं, प्रदूषकों के प्रकार भी हमने जाने। उसके बाद हमने एयर पोल्यूशन की बात की थी। एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे ना, एयर पोल्यूटेंट देख रहे थे कितने प्रकार का होता है, और ऐसे कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट जाने। तो गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स है, कुछ इंडिकेटर्स है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चा एयर पोल्यूशन को स्टडी करने में। ठीक है, चले। तो थोड़ा सा अब इन्फॉर्मेटिव और फैक्चुअल टाइप का है बच्चा, फैक्चुअल टाइप की इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। तो एयर पोल्यूशन को लेकर सरकारी पहल क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, एयर पोल्यूशन को मेजर करना, एयर पोल्यूशन का मापन करें। तो सरकार कई बहुत सारी जगह जो हमारे बड़े बड़े सिटीज होते हैं, वैसे तो जो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है शहरी क्षेत्र का ज्यादा प्रॉब्लम है, ग्रामीण क्षेत्रों में एयर पोल्यूशन का इशू नहीं है। तो और शहरी क्षेत्रों में भी, देश के सारे शहरों में तो बच्चा ये प्रॉब्लम नहीं है, देश के कुछ ही शहरों में ये समस्या है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, अलग अलग स्टेशन को, है ना, स्टेशन मतलब डिवाइसेस होती है ना, लगा देती है सरकार अलग अलग डिफरेंट जगह पे। और वो डिवाइसेस के अंदर मतलब वो थोड़ा कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस होती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ सर्टेन पोल्यूटेंट को मेजर करना शुरू कर देती है, कुछ प्रदूषकों को देखती है। वो प्रदूषक ऐसे है, अब आप बोलोगे सर जी वो जो प्रदूषक है कैसे पता चला यही वाला डेंजरस है? तो दुनिया में बहुत सारे अध्ययन हो चुके हैं बच्चा प्रदूषकों के, उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कुछ प्रदूषकों की लिस्ट जारी करता है जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। तो ऐसे हम कुछ कुछ पोल्यूटेंट्स को मेजर करना शुरू करते हैं, ओके, सर्टेन सिर्फ सिटीज में, और वो सारी सिटीज नहीं, देश के वो शहर जहां पोल्यूशन का स्तर काफी ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि वो स्वास्थ्य को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आज ये आपको पूरा मतलब इन्फॉर्मेटिव टाइप का है बच्चा, है ना। तो इसको समझ लेते हैं। समझते ही है कि आपके देश में एक मंत्रालय है बच्चा, भारत के अंदर मैं बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मंत्रालय है बच्चा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये मंत्रालय बच्चा। तो बेसिकली एनवायरमेंट से जुड़े हुए इश्यूज को ये देखता है। इस मंत्रालय के अंदर बहुत सारी बॉडीज काम कर रही है, देश के अंदर भी अलग अलग तरह से बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारी संस्थाएं भी स्थापित की गई है। एक महत्वपूर्ण संस्था है देश के अंदर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा ये क्या है, कैसे बना, इसके बारे में बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेनली जितने भी एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, उसको मॉनिटर करना, है ना, उस पर मेन काम इसी इसी बोर्ड का है बच्चा। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पे क्लोज निगरानी रखना और उसके बारे में कुछ गाइडलाइन जारी करनी हो, तो वो सारा काम इसी के द्वारा हो रहा है। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, भाई चलो एक काम करे, पहले भारत के अंदर हम कुछ पोल्यूटेंट को आइडेंटिफाई तो करें, देश की एयर क्वालिटी को मॉनिटर तो करें, कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, खराब चल रही है। तो उसको लेके एक हमने जो नेशनल लेवल पे एक NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है बच्चा, है ना, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। इसको एक क्रियान्वित कर रहा है देश भर में हवा की स्थिति को देखने के लिए, वो भी शहरी क्षेत्र की बात ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, देश भर में इसने बहुत सारे स्टेशन लगाए हैं बच्चा, लगभग 804 ऑपरेटिंग स्टेशन है देश के 28 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, और देश भर के 344 शहरों और कस्बों में लगाया गया है। मैंने बताया ना, सारे शहरों में और सारे कस्बों में नहीं है, जिन शहरों की और जिन कस्बों की हमें पता है यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे ज्यादा एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, वहां इसने स्टैब्लिश किया है ताकि देश की हवा की हालत कैसी है पता चले। तो इसमें क्या करा उसने, तो इसके लिए उसने बच्चा कि कैसे पता चलेगा हवा का क्वालिटी खराब है, तो 4 पोल्यूटेंट को आइडेंटिफाई किया इसने। पोल्यूटेंट बच्चा कौन कौन से है, 4 प्रदूषक है, 4 पोल्यूटेंट है बच्चा, 4 पोल्यूटेंट याद रखना। नेशनल
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम है हमारा, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, कौन लेके आया? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है बच्चा ये। इस नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में पूरे देश में, है ना, संपूर्ण भारत में हम क्या कर रहे हैं बच्चा? हमने अपने कुछ शहरों को आइडेंटिफाई किया, कुछ कस्बों को आइडेंटिफाई किया, और 4 प्रदूषक है, 4 पोल्यूटेंट है, 4 पोल्यूटेंट्स है हमारे पास। कौन से है? पहला सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चा, डाइऑक्साइड अलग से लिखना है आपको, ऐसे मैं बताता हूं इसको कैसे करना है आपको। दूसरा नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है? वही पार्टिकुलेट मैटर है हमारा, PM10, कल मैंने आपको बताया था PM10 क्या होता है, और इसने लिया है PM2.5। समझे? ये है बच्चा, ये क्या है? ये है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, याद रहेगा। तो यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषकों को नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया? तो 4 ही है बच्चा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 और PM2.5, याद रहेगा। सीपीसीबी है बच्चा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। कहां लिखा है? सीपीसीबी, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है बच्चा, कंट्रोल बोर्ड है ये, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सीपीसीबी बोलते हैं। ठीक है, ओके, आने वाली क्लासेस में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, डोंट वरी। हाँ, सीपीसीबी है। चलो, तो इसके अंतर्गत हमने ये 4 पोल्यूटेंट ले लिए बच्चा। फिर एक और आया हमारा, 1982 से चल रहा है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। समझो बच्चा, हमें नाम याद रखने हैं। एक क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। इसके अंदर 4 कौन से थे? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 और PM2.5। ये लो, ये है भाई, बात आई समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आया? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक और आया बच्चा ये, है ना, ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वाले आए हमारे। फिर नेक्स्ट, तो इसमें भी क्या किया गया? वही, हमने कुछ प्रदूषकों को आइडेंटिफाई किया है। इसके अंतर्गत हमारे 12 प्रदूषक है बच्चा, 12, जिसमें 4 तो आपके वो पुराने वाले हो गए। देखो, ये 4 तो पहले भी है, याद है आपको? ये चारों कौन से वाले हैं? ये चारों तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में थे, चारों के चारों। ये 4 के 4 इसमें तो है ही है ऑलरेडी। अब 8 और है बच्चा। 8 और कौन कौन से है? ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजोपायरिन। याद रखने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, याद ही रखने पड़ेंगे। और यूपीएससी ने ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड के अंदर, वो आपको 4-5 पोल्यूटेंट के नाम दे देगा, पूछेगा किसको शामिल किया गया है, तो अपने को ये याद रखना है। 4 वही नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम वाले, 8 और जुड़ गए इसमें। ठीक है, तो कौन कौन सा जुड़ा? ओजोन जुड़ा, लेड जुड़ा, उसके बाद आपका कार्बन मोनो ऑक्साइड जुड़ा, आर्सेनिक जुड़ा, निकल जुड़ा, ठीक है, और उसके बाद बेंजीन को बेन याद रख लेते हैं, इसको बेंजो याद रख लेते हैं, इसको हम क्या याद रख लेते हैं? अमोनिया को AM, ठीक है, इसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को N से याद रखते हैं, ठीक है, ये PM हो गया, PM, इस दोनों को PM से याद रख लेंगे, ठीक है, इसको हम याद रख लेते हैं S से याद रख लेते हैं। अब 12 के 12 पोल्यूटेंट को कैसे याद रखें? SO कर लेते हैं इसको बच्चा, इसको कर लेते हैं SO, है ना, इसको कर लेते हैं NO, इसको कर लेते हैं NI। अब एक कोड बनाते हैं, बन गया आपका एक कोड। 12 के 12 पोल्यूटेंट याद हो गए इससे हमारे। हाँ, ट्रिक है ना बच्चा, है ना, ट्रिक आ गई ना, ट्रिक भाई। सोनी है, सोनी है ना, सोनी दे नखरे, अरे वो वाली सोनी नहीं, SONI। SO का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, NI का मतलब निकल, सोनी है, कोई सोनी नाम की महिला है। NO है ना, NO, N का मतलब क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O का मतलब क्या है? ओजोन। सोनी को हम क्या बोल रहे हैं? सोनी नो कोला, कोला समझ गया, कोका कोला। CO का मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, A का मतलब क्या है? लेड, और इसका एक और जो आपका A बचा है ना, A बचा, आर्सेनिक आ गया। बेन बेंजो बेंजीन बेंजोपायरिन, तो सोनी नो कोला है ना, सोनी नो कोला। AM PM ना तो सुबह के टाइम पीनी है कोका कोला, और ना शाम के टाइम पीनी है बेन बेंजो। सोनी नो कोला AM PM बेन बेंजो। बोलो मेरे साथ, बोलो, बोलिए। तो यहां AM से अमोनिया हो गया, PM के दोनों है इसमें, 2.5 भी है PM और PM10 भी है। सोनी नो कोला बेन बेंजो AM PM, याद लिखो, कमेंट सेक्शन में लिख दो सबके सब ऐसे ही, सारे के सारे बच्चे एक तरफा लिख के दिखाओ मुझे इस पूरे कोड को, पूरा कोड लिखो। सोनी नो कोला, है ना, किस टाइम? ना AM में पीना है, ना PM में पीना है, ना सुबह पीना है, ना शाम को पीना है, ठीक है, बेन बेंजो। बोलिए, सोनी नो कोला AM PM, हाँ याद हो गया? देखो मैंने याद करा दिया ना आपको। अभी यूपीएससी पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? SO का मतलब क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। NI का मतलब निकल है, N से मतलब नाइट्रोजन वाला हो गया, O से मतलब ओजेन, ओजोन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और L क्या है बच्चा? लेड, A क्या है? आर्सेनिक, ये बेंजीन है, बेंजोपायरिन है, अमोनिया है, PM2.5 है और PM10 है। बताओ, सोनी नो कोला AM PM बेन बेंजो, ठीक है। ऐसे याद होंगे बच्चा, ऐसे याद होंगे, ऐसे, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब इसमें देखो यहाँ, तो जो नेशनल जो हमारा एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, जो NAAQS, ठीक है। अब बेसिकली हमने बहुत सारे WHO का एयर क्वालिटी का गाइडलाइंस आया था बच्चा, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एयर क्वालिटी
पे गाइडलाइन आई थी, दिशा निर्देश आया था, दिशा निर्देश आया था बच्चा, उसको रिवाइज किया था। पहले एक बार डब्ल्यूएचओ लेके आया था साल 2005 में, फिर 2021 में दूसरा लेके आया। ओके, 2021 में दूसरा आया। अब देखो सुन लो, जब ये प्रदूषकों की बात करते हैं ना बच्चा, तो प्रदूषकों की बात दो तरीके से, कैलकुलेशन उसका दो तरीके से करते हैं कि पूरे वायुमंडल के अंदर 24 घंटे के अंदर उसकी क्या स्थिति है, 24 घंटे के अंदर कितना उसका लेवल है, और साल भर के अंदर उसका क्या पोजीशन है। समझ गए भाई, साल भर में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम लिमिट इतनी है, ये होनी चाहिए। तो वही इसने किया, क्या एनुअल मीन, वार्षिक स्तर कितना होना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर कितना होना चाहिए। तो दो समझो बच्चा, सबसे पहले उसने की, डब्ल्यूएचओ ने बोला पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है ना, कल चले गए थे ना, फेफड़े तक चले गए थे 2.5 वाले। तो 2005 में डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि एक साल में आपके वायुमंडल में इसका कंसंट्रेशन, वो कैलकुलेशन की वैल्यू है, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 10 क्या, तो माइक्रोग्राम पर मीटर, ये इसका वो है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब प्रति एक घन वायु के अंदर आपका 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन 2021 में क्या कहता है डब्ल्यूएचओ, ये 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, 2005 में कहता है अगर वायुमंडल में ये इतना है तो अच्छा है, 2021 में कहता नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, ये 5 होना चाहिए। इसका मतलब आने वाले 2005 से 2021 तक बहुत सारी स्टडीज हुई, और स्टडीज से हमें पता चला कि जो आपका पीएम 2.5 हम जितना डेंजरस सोच रहे थे उससे ज्यादा डेंजरस है, तो ये 10 भी ज्यादा है, इसको घटा के 5 करो। और जो 24 आवर्स के अंदर ये 25 बोल रखा था पहले, ओला इसको कम करो भाई, ये बहुत डेंजरस है, सीधा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा और इंसान को भयंकर रूप से पीड़ित करेगा, स्वास्थ्य संबंधी हानि। तो इसने उल्टा कम किया है। कम करने का रीजन क्या है बच्चा, कम करने का रीजन क्या है कि इन 15-16 सालों में स्टडीज हुई और हमें पता चला कि हम इनको जितना घातक मानते थे ये उससे कई गुना ज्यादा घातक निकले। आगे बात समझ में। फिर देखो पीएम 10 को एनुअल 20 बताया हुआ था, 15 कर दिया, 24 घंटे के अंदर 50 बताया हुआ था, घटा के 45 कर दिया। उसके बाद ओजोन O3 ग्राउंड लेवल ओजोन को, इसके उसने कोई इसको स्टैंडर्ड सेट नहीं किया उसका, लेकिन पीक सीजन के अंदर, और ये इसको 60 और फिर 100 पे लेके आ गया। यहाँ पे 8 घंटे का औसत कितना होना चाहिए, 100 के आसपास ही होनी चाहिए। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को 40 से घटा के कितना कर दिया, 10 कर दिया। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को 20 से घटा के बढ़ा दिया, इसने बोला इससे उतना इशू नहीं है, 20 से इन्होंने क्या कर दिया, 40 भी होगा तो चल जाएगा, ये इतना डेंजरस नहीं है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी इसने बताया। अब यहाँ एक चीज देखो, अगर यूपीएससी आपसे पूछ ले, समझो बच्चा, यूपीएससी आपसे पूछ ले कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या एक पोल्यूटेंट है, यस, डब्ल्यूएचओ इसको खुद मानता है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां पोल्यूटेंट है, सब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की तो बात किसी ने की नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अंदर इसको भी पोल्यूटेंट माना गया है, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में इसको भी शामिल किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहीं नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट है, बस ये चीज याद रखना, ऐसे लिख लेना, ये पोल्यूटेंट है और ये एक ग्रीन हाउस गैस है, बस ये लिख लेना, ये याद रहना चाहिए। CO2 ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट है। बताओ याद रहेगी ये बातें आपको, ये बारीक बारीक सी बातें हैं बच्चा। सर जी ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या यूपीएससी, 2 बार पूछा है, इसी पे 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ये वाला चार्ट है ना, कि इसको बढ़ाया है या घटाया है, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करा है, बढ़ाया है, बाकी सबके लेवल को घटाया है। समझ गए। तो ये बनाना है चार्ट, आपको अपनी कॉपी में चार्ट बनाना है भाई, इस पे क्वेश्चन आया, 2 बार क्वेश्चन आया। चलो, तो फिर 2 हो गए, कौन कौन से, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो गए 2। अब तीसरा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, तीसरा आ गया बच्चा, खिलाड़ी, तीसरा खिलाड़ी आया है। 2 खिलाड़ी, इसके अंदर 4 थे, इसके अंदर 12 थे, याद है ना, इसके अंदर 12। अब इसके अंदर कितना है, इसके नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर बच्चा 8 हमने पोल्यूटेंट को शामिल किया, 8 पोल्यूटेंट, जो आपके फोन के अंदर लिखा होगा ना AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके अंदर ये 8 शामिल है बच्चा। कौन कौन से शामिल है, वही PM10, PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3, अमोनिया और लेड, सेम सारे के सारे इसमें है, इसमें सारे के सारे हैं, सारे के सारे इसी में है। किसको शामिल नहीं किया, आर्सेनिक को शामिल नहीं किया, निकल को शामिल नहीं किया, बेंजीन को शामिल नहीं किया, और बेंजोपायरीन को शामिल नहीं किया, बाकी सब शामिल कर लिए। बोलो याद रहेगा, बोलो। और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में कौन से हैं, ये 4 है, ये 4 नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर है। और ये सारे के सारे 12 के 12 किस, ये 12 के 12 किस में है, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में है। और अगर इन 12 में से ये 4 हटा दो तो किस में आ जाएंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आ जाएंगे। बताओ याद रह जाएगा आपको, बोलो याद रह जाएगा। एक खेल खेलूं आप लोगों के साथ, खेल खेलूं, एक खेल खेलते हैं, चलो एक खेल खेलते हैं। भूल जाओ इसको क्या लिखा है, सुडोकू खेलते, सुडोकू बनाते हैं। ये 4 अगर मैं बोलूं, ये 4 भाई, ये 12 पोल्यूटेंट है, इससे ज्यादा पोल्यूटेंट है ही नहीं। ये 12, ये 4 पोल्यूटेंट क्या बोल दूं मैं इसको, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया है इनको, ठीक है। ये 12 के 12 है ना, ऑल 12 किसमें है, ऑल 12 किसमें है, नेशनल एयर क्वालिटी एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में है। और अगर इन 12 में से है ना, 12 - 4 कर दूं, 12 - 4 बराबर 8, तो ये जो 8 है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर है। तो 4 माइनस कौन से हुए, 4 माइनस कौन से हुए, आर्सेनिक, निकिल, बेंजीन, बेंजोपायरीन। बोलिए बताओ बच्चों, कैसा रहा, दिमाग में चिपका जाके या नहीं चिपका, अरे दिमाग में चिपका है या नहीं चिपका है, बताओ मुझे, है ना, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं। चले, ये आ गया। फिर जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसके अंदर हमने 8 पोल्यूटेंट शामिल किए थे, इसके अंदर हमने क्या पोल्यूटेंट शामिल किया बच्चा, 8 पोल्यूटेंट शामिल किए हैं।
8 पोल्यूटेंट शामिल किए हैं। इस आधार पे हमने हवा की गुणवत्ता है ना, एयर क्वालिटी है ना, तो एयर क्वालिटी की हमने 6 कैटेगरी बनाई। आप अपना फोन देखना बच्चा, बाय डिफॉल्ट अब सबके फोन में आता है AQI, और उसमें एक वैल्यू देता है, और वैल्यू देने के बाद कि 135 है, 200 है, 300 है, और उसके नीचे लिख के दे देता है कि सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी है, बाहर घूमने जा सकते हो, गहरी सांस ले सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, ठीक है। कई बार लिख देता है सीवियर, जैसे दिल्ली में ऑल टाइम यही रहता है, दिल्ली का तो ऑल टाइम सीवियर और वेरी पुअर ही रहता है। तो 6 कैटेगरी, अच्छी गुणवत्ता की, संतुष्ट है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड है, पुअर है, वेरी पुअर है और सीवियर है। 6 टाइप का एयर क्वालिटी है, 8 टाइप के पोल्यूटेंट है। बोलो ठीक है, 6 टाइप का एयर क्वालिटी है, सबसे बेस्ट ये है, सबसे बेस्ट ये है और सबसे वर्स्ट ये है। तो अगर आप अपने फोन पे देखो, अगर मैं भी देखूं जयपुर का, आप सभी के फोन में बाई डिफॉल्ट आता है बच्चा, आप सबके फोन में आता है, आप सबके फोन में आता है। जैसे मैं मेरे फोन में ही बताता हूं अभी, है ना, कहां गया भैया एयर क्वालिटी, वेदर वाली ऐप जो होती है ना, उस वेदर वाली ऐप के अंदर देखो मेरे फोन में दिखा रहा है, अगर आप देखना चाहो, जयपुर कहां है भाई, जयपुर को देख लो, जयपुर का क्या दिखा रहा है, गुड दिखा रहा है, गुड, देखो ये लिखा है यहाँ पे गुड, गुड लिखा है, 29 है ये। जयपुर की एयर क्वालिटी अभी क्या चल रही है, गुड चल रही है। अगर मैं कहीं और चलूँ, दिल्ली में भी चले, दिल्ली की भी इन दिनों गुड है भैया, ठीक है, और शिमला उसकी भी बहुत अच्छी है अभी, सब जगह की अभी अच्छी चल रही है। इंडिया में एयर क्वालिटी अभी अच्छा चल रहा है, रेनी सीजन गया है ना बच्चा, अभी रेनी सीजन गया है अभी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया बच्चा वाटर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन का डेफिनेशन तो सेम ही है बच्चा, पॉल्यूशन का डेफिनेशन तो सेम ही है। पॉल्यूशन क्या है ना, भौतिक पर्यावरण में कुछ पदार्थों का, कुछ विशेष पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में या अतिरिक्त मात्रा में शामिल हो जाना, जिससे उनकी क्या है, जीवन योग्य दशाएं कम उपयुक्त रह जाती है, दैट इज पॉल्यूशन। और वो पदार्थ जो इस काम को कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट, ठीक है। हाँ, लखनऊ में सेटिस्फैक्ट्री दिखा रहा है, यानी कि लखनऊ की आबो हवा अभी जयपुर से खराब है। चलो प्रयागराज का देखिए, अपने फोन में खुद देख लो, है ना। तो वाटर पॉल्यूशन एक और बड़ी समस्या है बच्चा, है ना। एंड ये हमारे इंडिया के ही शहरों की कहानी है, ये किसी विदेश से तो नहीं लाया, है ना। ये जयपुर, दिल्ली, जो हमारे बड़े बड़े शहर है उनमें ये हालत हो रही है बच्चा, है ना, ये हालत है। चलो, तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वाटर की क्वालिटी खराब हो गई। तो वाटर पॉल्यूशन को समझने से पहले बार बार आपके नोट्स में एक जिक्र आएगा, जल समृत, जल भर या जल भ्रत क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो एक्वीफर। वाटर एक्वीफर क्या होते हैं, देखो बच्चा, ये आपकी जमीन है, दिख रही है ना, जमीन, जमीन के ऊपर पेड़ पौधे, उसके बाद जमीन के नीचे जो पानी ये स्टोर पड़ा है ना, ये जो स्टोर है, ये कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ होता है ना। और इसी पानी को हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं, भूमिगत जल। इस पानी को हम बाहर निकालते हैं हैंडपंप से, सबमर्सिबल से, जेट पंप से, जैसे भी करके भूमिगत जल को बाहर निकालने का तरीका है, कुओं के जरिए जो निकाल रहे हैं। तो ये हमारा एक्वीफर्स है बच्चा, क्या है, इनको क्या बोलते हैं, एक्वीफर, याद रहेगा एक्वीफर। तो ये एक्वीफर में पानी कैसे पहुंचता है, अब आप सोचोगे एक्वीफर में पानी कैसे पहुंचा। एक्वीफर में पानी पहुंचने के तरीके हैं बच्चा, जैसे आपका एक्वीफर था, जमीन है, नीचे चट्टाने हैं, चट्टानों के ऊपर पारगम्य चट्टाने हैं, यहाँ बरसात का जल होता है, धीरे धीरे बरसात का जल धीरे धीरे रिश्ता हुआ जाके नीचे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये नीचे इकट्ठा हो गया, इसी जल को सपोज करो, कई बार हम बोलते हैं ना, आप कंक्रीट की स्ट्रक्चर बना देते हो तो भूमिगत जल का रिचार्ज होना बंद हो जाता है। सपोज करो ऊपर आपने पूरा सीमेंट कर दिया, पूरे एरिया को सीमेंट कर दिया, तो बरसात का जल गिरेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा। तभी हम बोलते हैं कंक्रीट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनाने से भूमिगत जल का रिचार्ज होना बंद हो जाता है, और भूमिगत जल के रिचार्ज होने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वर्षा का जल, ठीक है। चलो, तो इसको हम एक्वीफर बोल रहे हैं बच्चा। फिर एक और इमेज देख लो एक्वीफर के बारे में, ये आप देखो, ऊपर जमीन है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी लेयर्स है सॉइल की, और उसके नीचे देखो यहाँ पे पानी आपका स्टोर पड़ा है, इस पानी को आप बोलते हो भूमिगत जल, जमीन के अंदर का पानी। इसी को आप हैंडपंप से बाहर निकाल रहे हो, सबमर्सिबल से बाहर निकाल रहे हो, कुएं से बाहर निकाल रहे हो, यही पानी आता है बच्चा, ठीक है, भूमिगत जल बोलते हैं इसको। एआई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ना, कैलकुलेशन है बच्चा, है ना, कैलकुलेशन है, मत जाओ उसमें, अब वो तो कभी भी नहीं आएगा, है ना, कभी भी नहीं आएगा, मैंने भी कभी कैलकुलेट नहीं की, वो जिस रास्ते जाना नहीं क्या मतलब है। तो दिस इज एयर वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या कर सकता है बच्चा, देखो, जल के अंदर अगर फ्लोराइड आ गया, स्टोरी ऑफ फ्लोराइड है बच्चा, फ्लोराइड अगर जल के अंदर कुछ ऐसे पोल्यूटेंट आ गए जितना उनका एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, तो इंडिया के अंदर स्टोरी ऑफ फ्लोराइड कंटेमिनेशन है, फ्लोराइड की मात्रा अगर जल में ज्यादा है, भाई आप ऐसे जल का सेवन कर रहे हो जिसमें फ्लोराइड ज्यादा है, एक रसायन है ये। तो देश के अंदर चाहे हम बात कर ले, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, 5 राज्य बड़े गंभीर रूप से पीड़ित है फ्लोराइड की उससे। तो आपने बहुत सारे लोगों के दांत देखे होंगे ऐसे, है ना, अजीब से दांत, आप बोलते हैं भाई गुटखा पान मसाला खाता है, कह रहे भाई मैं तो कुछ भी नहीं खाता। तो अगर वो गुटखा पान मसाला नहीं खाया तो फिर उसका ये दांत ऐसे कैसे हुआ, समझ जाना फ्लोराइड कंटेमिनेशन हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोगों की हड्डियां निकल जाती है, पैरों में ऐसी नस दिखना, थोड़ा पैरों का तिरछा हो जाना, तो ये सारा का सारा फ्लोराइड कंटेमिनेशन है। आपकी बॉडी के अंदर वाटर के जरिए फ्लोराइड पहुंच चुका है, अब उस फ्लोराइड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तो फ्लोराइड हड्डियों के लिए काफी डेंजरस होता है बच्चा। चले, तो ये फ्लोराइड का इशू है बच्चा, फ्लोराइड का इशू है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो वाटर बॉडीज के अंदर चले गए, कुछ रसायन भी है, रसायन के साथ साथ बच्चा समझो वाटर बॉडी का टेम्परेचर याद रखना। अगर आपकी किसी भी वाटर बॉडी का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो वाटर बॉडी के अंदर बच्चा, उस वाटर बॉडी का जो कहते नहीं हेल्दी स्टेटस है ना, खराब हो जाता है। ज्यादा टेम्परेचर होना किसी भी वाटर बॉडी को किल कर सकता है। वाटर बॉडी को किल कैसे किया जाता है समझो बच्चा, जैसे मैंने कहा ज्यादा टेम्परेचर है, आपका ये कोई पॉन्ड था, ये कोई आपका तालाब था, ठीक है, ये कोई तालाब है या कोई झील है, आपकी झील मान लो, है ना, झील मान लो। आपने इस झील के अंदर इंडस्ट्री से आपका कुछ भी वेस्ट था वो आपने डाला, और जो वेस्ट है सपोज करो आपने हॉट वाटर ही डाला, आपने बोला मैंने कुछ नहीं डाला, इंडस्ट्री में हमने पानी को इस्तेमाल किया था, हॉट वाटर डाल दिया। अब हॉट वाटर जैसे ही इस वाटर बॉडी के अंदर आया, तो इस वाटर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ने से वाटर बॉडी के अंदर बच्चा क्या है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है।
अब ऑक्सीजन क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन के बीच का जो केमिकल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के अणुओं के बीच का जो बॉन्ड है वो कमजोर हो जाता है, तो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा बच्चा, ये ऑक्सीजन मुक्त होने लगेगी, ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो क्या होते हैं बच्चा, कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, कमजोर होना शुरू। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। तो ये वाटर बॉडी क्या है, ये वाटर बॉडी रहने के लायक नहीं बची, रहने के लिए नहीं बची, नहीं बची, क्योंकि बहुत सारे जीव जो इस वाटर बॉडी में रह रहे होंगे उनको ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा उनका। तो ऐसे टेम्परेचर के बढ़ जाने से आपका उस वाटर बॉडी का जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होता है। इसलिए टेम्परेचर का बढ़ना भी, एक सर्टेन लेवल से ज्यादा टेम्परेचर का होना भी एक जस्ट लाइक ए पॉल्यूशन काम करता है। ठीक है, बताइए यहां तक कोई समस्या किसी को? चलो, तो ये केवल सतही जल से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, जो अगर आप वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम देखो, जमीन के अंदर जो पानी है उससे भी जुड़ी समस्या है, समुद्र से भी जुड़ी हुई समस्या है, छोटे सागरों से भी जुड़ी हुई समस्या, ये सब जगह ये समस्या आज के समय में फैली हुई है बच्चा। तो अब समझते हैं क्या क्या पॉल्यूशन के स्रोत। अगर आपको याद होंगे मैंने आपको बताया था कि पॉल्यूशन के दो ही स्रोत होते हैं, एक पॉइंट सोर्स होता है, एक नॉन पॉइंट सोर्स होता है। पॉइंट सोर्स समझ गए, हमें पता है कि सीधा कहां से पॉल्यूशन हो रहा है, नॉन पॉइंट सोर्स पता नहीं कहां कहां से घूम घाम के आ रहा था। याद आया क्या आपको, पॉइंट सोर्स नॉन पॉइंट सोर्स मैंने आपको बताया है या नहीं बताया, बोलो, बताए थे मैंने आपको, नहीं बताना बच्चा एक बार। बोलिए, हाँ बताया हुआ है। चलिए यहां से आगे चलते हैं। अब कहते हैं कहां से स्रोत क्या रहे होंगे, स्रोत क्या रहेंगे बच्चा, आप एक चीज बताओ, ये वाटर बॉडी है कैसे पोल्यूट हो सकती है। हमारे इंडस्ट्रीज से बहुत सारा जो वेस्ट है वो वाटर बॉडीज में जा रहा होगा, हमारे घरों का बहुत सारा वेस्ट वाटर बॉडीज में जा रहा होगा, नगर पालिका या किसी भी म्यूनिसिपैलिटी का जो सीवरेज वाला पाइप है वो किसी वाटर बॉडी में जा रहा होगा। तो ये आपके पॉसिबल स्रोत रह क्या है, एक तो कम्युनिटी वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत औद्योगिक इकाई, घर, वाणिज्यिक इकाई से निकलने वाला अपशिष्ट है जो हम वाटर बॉडीज के अंदर डाल देते हैं। आप भी तो कई बार सुबह घूमते घूमते गए होंगे किसी जोड़ के अंदर, घर वालों ने बोला भैया इस कचरे को देख लेना आज कोई आएगा नहीं, तो आप उस कचरे को लेकर चले गए, या तो आपने किसी खुले मैदान में डाल दिया, या आपने देखा जोड़ है यहाँ पे आसपास, कोई जोड़ मतलब तालाब, पॉन्ड कोई नहीं है, डाल दिया उसमें, कोई नहर है उसमें डाल दिया, नहर तो जा रही है अपने आप ले जाएगी, मेरे थोड़े से डालने से क्या होगा, तो आपने उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया बच्चा। डिफरेंस बिटवीन हरीश चंद्र यादव, डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड वाटर एंड एक्वीफर। देखो जमीन के नीचे जो भी पानी है बच्चा अंडरग्राउंड वाटर है, और एक्वीफर क्या है, एक्वीफर वो स्पेस है जहां पे जाके वो स्टोर हो रहा है। समझ गए भाई, पानी है, एक्वीफर इज जस्ट लाइक घड़ा, समझ, घड़ा होता है ना बच्चा, पानी है, पानी को आपने घड़े में डाल दिया। एक्वीफर इज जस्ट लाइक क्या है, वो संरचना है जहां पे वो क्षेत्र है चट्टानों की वो परतें जिसमें जाके वो स्टोर हो रहा है। एक्वीफर है घड़ा, और घड़े के अंदर का पानी ये मान के चलो वो है भूमिगत जल। तो जमीन के ऊपर वाली लेयर के नीचे जितना भी सारा पानी है दैट इज भूमिगत जल, वो जहां जाके स्टोर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वीफर। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो। घड़ा समझ के रखना कि जमीन के अंदर का घड़ा है जिसमें पानी जाके स्टोर हो रहा है। ओके, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं ना बच्चा, दिखता नहीं है मुझे, है ना। ओके चलिए, तो ये हमारा एक स्रोत तो ये है बच्चा। इंडस्ट्रीज के बहुत सारे पाइप आपने सीधा क्या है यमुना में डाल दिए, गंगा में डाल दिए, ठीक है, खूब है बच्चा, खूब है बच्चा। दामोदर रिवर हो इंडिया की, चाहे गोदावरी वाली रिवर हो, गंगा हो, यमुना हो, सब के अंदर ये इंडस्ट्रीज के पाइप आते हैं और सारा वेस्ट इसमें डाल देते हैं। चलो, है ना, गंगा की बहुत बुरी हालत है, सच में बता रहा हूँ। गंगा दुनिया की सबसे ऐसी नदी है जिसपे सबसे ज्यादा, जिसकी सफाई को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है गंगा को क्लीन करने की, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूं जब तक आपने गंगा के किनारे इंडस्ट्रीज है जितनी भी, और उन सारी इंडस्ट्रीज को आपने बोला हो अपना वेस्ट गंगा में डालो, तो तब तक गंगा कैसे साफ होगी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। भाई आज चलो आपने इसको साफ कर लिया, ठीक है, आपने इसको साफ कर लिया, साफ करने के बाद कल फिर आ रहा है दुनिया की ऐसी नदी जिसपे सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है साफ रखने के लिए, और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए गए, नमामि गंगा प्रोग्राम, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, क्या क्या नहीं चलाया, और एक ऐसी नदी जिसको हमने मां तुल्य, मां का दर्जा दिया हुआ है, और उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे, फिर भी वो साफ नहीं हो रही। क्यों नहीं होगी, वो इंडस्ट्री वाला है ना भाई, इंडस्ट्री वाला, जब तक उन पे डंडे नहीं मारोगे नहीं डालना गंगा में, नहीं डालना। अब वो डाले बिना नहीं मान रहे, वो क्यों नहीं डाल रहे, वो समझ रहे हो, फिर आप सब खेल सारा खिलाता है आपको, समझ में, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। फिर इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट आ रहा है बच्चे, बहुत सारे टॉक्सिन्स आ रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर से भी आप जानते हो, एग्रीकल्चर के अंदर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आप जानते हैं वो सब क्या है, मैंने बताया था यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम होता है, सुपोषण की समस्या। नहाना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना, नहा तो सकते ही है जल के अंदर, प्रॉब्लम नहाने का नहीं है, प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन है, ठीक है, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन है। हाँ हमें कुछ और चीजें भी समझनी चाहिए, है ना, रिचुअल्स वगैरह उनको थोड़ा सा कंट्रोल्ड फैशन में करे तो ज्यादा ठीक है। जुर्माना लगा दो कंपनी के ऊपर, लगता है बच्चा, है ना, जेबें गर्म हो जाती है, समझ गए, जेब गर्म हो जाती है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम से युक्त प्रमुख उर्वरक है, हम खेतों में डालते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली पानी में घुल जाते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं वो, और वो फिर क्या है ग्राउंड वाटर में चले गए, और सुपोषण वाली समस्या होगी, तो वाटर बॉडीज की हेल्थ खराब होती है। चलो और क्या स्रोत है हमारे पास, बहुत सारे हम पेस्टिसाइड है जिसको आप बोलते हो, कीटनाशक बोलते हो बच्चा, कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हो आप उसमें, है ना, बहुत सारे शाकनाशी होते हैं, बहुत सारा कवकनाशी, समझ गए ना बच्चा, कवकनाशी, कवक, फसलों को लग जाती है ना बीमारी, कवकनाशी डालते हैं उनपे, बहुत सारे हम शाकनाशी, छोटी छोटी खरपतवार, छोटे छोटे नीचे से घासें उगती रहती है, शाकनाशी, उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या डालते हैं, बहुत सारे कीटनाशक डालते हैं। उसके बाद पशुओं का वेस्ट भी डाल रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की सारी वाटर बॉडीज की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है।
फिर थर्मल पोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। थर्मल पोल्यूशन होता कैसे बच्चा? जैसे ये इंडस्ट्री थी बच्चा, समझो थर्मल पोल्यूशन ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज के अंदर वाटर को एज ए कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट समझ गए ना? जैसे आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर जाओगे तो वहां कूलेंट मतलब ठंडा करने के लिए, आप जो भी बना रहे हो, जो भी वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहां उस चीज को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने ठंडा करने के लिए पानी यूज किया, वो पानी जैसे ही आपने यूज किया तो गर्म चीज पे आपने पानी डाला, वो वाटर क्या हो गया? गर्म हो गया। अब उस पानी को कहां लेके जाए? तो उस पानी के आपने क्या डिस्चार्ज बना रखे, डिस्चार्ज पाइप है, वो पानी सीधा जाकर क्या है? किसी झील में जा रहा है, किसी नदी के अंदर जा रहा है। अब वो पानी आ गया गर्म पानी उस वाटर बॉडी के अंदर। मैंने बताया जैसे ही वो गर्म पानी वाटर बॉडी के अंदर आ जाएगा, उस वाटर बॉडी का टेंपरेचर बढ़ जाएगा। तो टेंपरेचर बढ़ने से मैंने पहले बताया था, जलीय जीवों का टेंपरेचर टॉलरेंस रेंज वैसे काफी कम होता है, और टेंपरेचर बढ़ने से ऑक्सीजन भी वहां से छोड़ के भाग जाएगी उस वाटर बॉडी को, तो अल्टीमेटली वो वाटर बॉडी डेड होना शुरू हो जाएगी। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है? इंडस्ट्रीज को बोलो कि आप सीधा गर्म पानी मत डालो। सरकार की गाइडलाइन क्या है कि सारी इंडस्ट्रीज जो किसी नदी के किनारे, झील के किनारे है, वो अपना सीधा गर्म पानी ना डाले। आप इसको पहले उसका ट्रीटमेंट करें, और वहीं आप बड़े बड़े तालाब बना लो अपनी इंडस्ट्रीज के आजू बाजू में, उस गर्म पानी को डालो पहले उन तालाब में, कुछ दिनों में वो ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद उसको आप नदी में डाल दो, और वहीं उसका ट्रीटमेंट भी कर दो। ट्रीटमेंट मतलब उसके अंदर जो अशुद्धि है उसको निकालो। तो सरकारी प्रावधान तो ये है, लेकिन इसका पालन कितने अच्छे से हो रहा है, समस्या ये है। प्रॉब्लम लॉ मेकिंग का नहीं है बच्चा इस देश में। इस देश में बड़े शानदार अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं, दुनिया से सीख के आए हैं हम। हमने यूरोप से सीखा, हमने अमेरिका से सीखा, वो कैसे करते हैं, वो सारे कानून हमने बनाए तो सही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब उनका क्रियान्वयन होता है उसमें प्रॉब्लम है। उसका रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं है, वाटर बॉडीज का रेगुलर टेस्टिंग नहीं है ना? जुर्माने कितने अच्छे से लगाए गए, कितना बैन किया गया, ठीक है, कितनी जेबें गर्म हुई, सारी कहानी उसकी है। बने हैं अच्छे हैं, बनने में कोई बुराई नहीं। दुनिया के जो बेस्ट कानून है ना, लगभग वैसे कानून हमने बनाए हैं एनवायरमेंट के लिए। क्रियान्वयन प्रॉब्लम है, ठीक है। देश के अंदर मेन प्रॉब्लम इसका है बच्चा। तो कूलेंट बता दिया मैंने बच्चा, तो कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और गर्म जल को ही फिर आप वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, जिससे मछली और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। ये तापीय प्रदूषण हो गया। भूमिगत जल प्रदूषण आप समझते ही है, वही है आपका क्या, इंडस्ट्री से निकलने वाला, खेतों से निकलने वाला, नगर पालिका का जो वेस्ट है, वो धीरे 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 जमीन के अंदर चला जाता है बच्चा। जमीन के अंदर का भी पानी पॉल्यूटेड हो गया। ओके, फिर समुद्र, बात सिर्फ स्थलीय, स्थल के ऊपर जो वाटर बॉडी है उनकी नहीं है, समुद्र के अंदर भी क्या है। अब अल्टीमेटली जो गंगा पॉल्यूट हो गई, अल्टीमेटली यमुना पॉल्यूट होगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे फाइनली अपना वाटर किसमें जाकर डिस्चार्ज कर रहे हैं? समुद्र के अंदर। तो फाइनली क्या होगा? वो सारा पोल्यूटेंट कहां चला गया? समुद्र के अंदर चला गया। तो वो प्रॉब्लम जो स्थलीय भाग की थी, वो समुद्री पारितंत्र में भी पहुंच गई। सेम समस्या है, नदियों के द्वारा अपशिष्ट पहुंच गए वहां पे। सीवरेज, कोस्टल एरिया पे रहने वाले जितने भी देश है, जितने भी स्टेट्स है, उनके सीवरेज पाइप सीधे के सीधे किसमें जा रहे हैं? समुद्र के अंदर, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में सीधा सारा सीवरेज, घरों का जितना भी कचरा है और जितना हमारा टॉयलेट का वेस्ट है, सब सीवरेज लाइन है, और सीवरेज लाइन सारी की सारी कहां जा रही है? समुद्र में चली गई। कहां हो रहा है ट्रीटमेंट? ठीक है। समुद्री, फिर समुद्र के अंदर भी नौ वहन हो रहा है बच्चा। समुद्र के अंदर आप सपोज करो दुनिया का जितना ऑयल है वो शिप्स के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपका जो ऑयल है, सपोज करो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आप टैंकर में भर के लेके आ रहे हो, नेचुरल गैस को भी उसके टैंकर्स में भर के लेके आ रहे हो, वहां किसी में भी रिसाव हो गया तो ऑयल क्या होता है? वाटर से लाइट होता है, वाटर से हल्का, उसकी ऑयल की डेंसिटी जल की घनत्व से कम होती है। तो क्या है, अगर कोई ऑयल टैंकर का टक्कर हो गया, ऑयल टैंकर में लीकेज हो गया, तो कितना टन आपका है ना ऑयल होता है, वो समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर फैल गया। समुद्र के जल के ऊपर फैल गया तो सनलाइट आई, मतलब सनलाइट का रिफ्लेक्शन बढ़ गया, फोटोसिंथेसिस रुक गया, तो वाटर बॉडीज डेड होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो समुद्री नौवहन, अब समुद्र के अंदर जो जहाज चल रहे हैं उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, उसके अंदर जितना वेस्ट है, तो सबका सब किसमें डाल रहे हैं? बहुत बड़ा पैसिफिक ओशन है, अरे बहुत बड़ा इंडियन ओशन है, इसी में डाल दो। समझ गए? ये सारी चीजें हो रहा है। ओके, ऑयल स्पिल है, तेल रिसाव होना, नाभिकीय जो अपशिष्ट है, जैसे जापान के अंदर आपने देखा था फुकुशिमा प्लांट के अंदर क्या हो गया था, लीकेज की बात हो गई थी, तो वहां का जितना कोस्टल एरिया था, वहां पे क्या हो गया था बच्चा? न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा हो गया था वहां पे। तटीय क्षेत्रों में बहुत सारी माइनिंग की एक्टिविटी भी कर रहे हो, बहुत सारे खनिज निकाल रहे हो, तो सारी चीजों से प्रॉब्लम हो रही है बच्चा। हाँ हाँ, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, वैसे तो बुरी है, मेरे बारे में बतानी नहीं चाहिए। मैं एक बार मनाली जा रहा था, है ना, चंडीगढ़, कहानी देखो कैसी हुई। चंडीगढ़, जयपुर से चंडीगढ़ गया, जयपुर से चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ से फिर कुल्लू, कुल्लू से फिर मनाली, मनाली से फिर रोहतांग, है ना, रोहतांग पास, वहीं से आपकी व्यास नदी निकलती है, व्यास कुंड से। तो यहाँ जैसे ही कुल्लू आया है ना, कुल्लू में मैंने व्यास देखी, है ना, बड़ी खुले में देखी, व्यास नदी देखी, बड़ा शीतल जल था, सारी दुनिया मस्ती कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, है ना। व्यास की नदी के पानी में उतर के हाथ धोना, पैर धोना, मुंह पे छपक के मारना, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा व्यास, बात थकान उतर गई पूरी। मनाली गए, कोई बात नहीं, मनाली रहे, मनाली में भी व्यास है, दो चार जगह व्यास के पॉइंट पे गए, है ना, पानी में पैर डुबा के बैठे रहे, ऐसे हाथों पे करते रहे, मुंह मुंह धोते रहे। हाँ, फिर मनाली से फिर मैंने कहा भाई चलो चलते हैं अगले दिन रोहतांग के लिए, 75 किलोमीटर ऊपर, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ। अब मनाली में जाके, रोहतांग में जाके देखा भाई कम से कम 50,000 पर्यटक, 50,000 से 1 लाख के बीच में पर्यटक होंगे। अब वहां पे कोई वॉशरूम की फैसिलिटी है ही नहीं, है ना, कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है उधर, है ना। ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, सरकार ने कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं करी। भाई मैं गया था, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। तो जब 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 किसी भी इंसान को टॉयलेट लगेगा, पोटी आएगी, कहाँ करेगा वो? यहीं बैठ जाता है। तो ग्लेशियर्स के ऊपर ये हजारों लोग यहीं पे टॉयलेट कर रहे हैं, हजारों लोग ग्लेशियर्स के ऊपर ही टॉयलेट कर रहे हैं, हजारों लोग उसी ग्लेशियर के ऊपर यूरिन पास कर रहे हैं, और वो यूरिन यहीं से घुल घुल के फिर कहाँ आ रहा है? मनाली आ रहा है वही घुल घुल के व्यास आ रहा है। समझ गए? ठीक है। मैंने कहा अरे भाई क्या कर्म हो गए ये हमसे, सब दुनिया के साथ यही हो रहा है। सच्चाई तो यहाँ जाके पता चली। ठीक है। हाँ, सबके साथ होता है, सब सब जगह। आगे बातें कानून तो बन चुका है, कानून बनने में क्या प्रॉब्लम थी? ऑयल स्पिल क्या होता है बच्चा? समुद्र के अंदर बहुत सारे ऑयल टैंकर्स होते हैं, मैंने बोला उस ऑयल टैंकर्स में लीकेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसके अंदर जितना भी तेल है वो समुद्र के ऊपर फैल जाएगा, है ना, ऑयल स्पिल बोलते हैं।
तो ये ऑयल स्पिल अगर समुद्र के अंदर हो जाए तो ठीक है, लेकिन कई बार जैसे आप, भाई इंडिया है, ये इंडिया है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ हो गया चलो टैंकर यहाँ पे लीकेज हुआ था, यहाँ फैलेगा वो, लेकिन कई बार कोस्ट पे आने के बाद यहाँ कोस्टल एरिया में आके ये लीकेज हो जाता है, तो सारा तेल कहाँ फैल जाएगा, सारा तेल यहाँ फैल जाएगा। तो यहाँ तो केवल जल को प्रदूषित कर रहा था, यहाँ पे जल और स्थल दोनों को, जल प्लस भूमि दोनों को, तो ये ऑयल लीकेज दोनों जगह प्रॉब्लम का कारण है बच्चा, ठीक है। सब जगह हो रहा है बच्चा, है ना। तो क्रूड ऑयल के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्रूड ऑयल जल से हल्का है, जल से हल्का है तो पानी के ऊपर फैल जाता है बच्चा, पानी के ऊपर ये फैल जाएगा, पूरा पानी के ऊपर फैल जाएगा, ये बच्चा ऐसे फैल गया, देखो यहाँ देखो, ये सब दिख रहा है ना आपको, ये देखो सब फैला हुआ है पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर है तो क्या हुआ, इसने इनकमिंग सोलर रेडिएशन को घटा दिया और फोर्टिक जोन में जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा वो होना बंद हो गया, तो सर्टेन एरिया के इकोसिस्टम पे इंपैक्ट है। यहाँ पे देखो आप इसको, यहाँ पे देखो फैल गया जल के ऊपर, ये देखो कोस्टल एरिया में फैल गया। अब ये बताओ कोई पक्षी था, इस पक्षी को थोड़ी ना पता, इसको लगा कोई शैम्पू आया, चलो आज मैं भी नहा के देख लेता हूँ, बेचारे के पंख पे चिपक गया, अब इसको कौन धोएगा बताओ, कोई है क्या धोने वाला इसके पंख को, इसके पंख पे चिपक गया तो चिपक गया, अब भारी पंख हो गए, कभी उड़ नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली मर जाएगा, ठीक है। ये देख लो, ये सब सब कहानी देखो आप, चेन्नई में एक बार हमारा हो गया था ऑयल स्पिल, पूरा कोस्टल एरिया क्या हो गया था, काफी गंदा हो गया था, बाद में इसको काफी मुश्किल से क्लीन किया गया। ये सब ऑयल स्पिल की घटनाएं हैं बच्चा, ये देखो इन पंखों से क्या ये उड़ जाएगा, इन पंखों से उठेगा, बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो गई है, देखो ये नहीं उड़ पाएगा, अल्टीमेटली इसका डेथ होगा, इसका भी डेथ होगा, इसका भी डेथ होगा, बहुत सारों का ऑलरेडी डेथ हो चुका है। ये वाटर पॉल्यूशन होता है तो वाटर पॉल्यूशन के प्रभाव क्या है, पहला कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम पे इंपैक्ट, तो जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन, समझ गए ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन, वाटर बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और मैंने अगर आपको बताया था अगर जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 mg पर लीटर से कम हो जाए, 8 mg पर लीटर से कम हो जाए तो हम उसको प्रदूषित जल निकाय घोषित कर देते हैं, उसके बाद ना वो पीने लायक और ना वो जीने लायक बचता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्लांकटन है, मोलस्क है, मछलियां है, इनकी मृत्यु हो सकती है, बहुत सारे बायोसाइड्स है, जैवनाशी है, पॉलीक्रोनेटेड बायोफिनाइल्स है, भारी धातुएं है, अगर ये आपने जल के अंदर डाल दी उसका अलग नेगेटिव इंपैक्ट है, उद्योगों से निकलने वाला गर्म जल जब आप डाल दोगे तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में हो गया ही पहले से ही। अच्छा, अब 3-4 और टेक्निकल कंसेप्ट है बच्चा, जैसे डीओ है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं घुलित ऑक्सीजन, डीओ का मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, है ना, जैविक ऑक्सीजन मांग। फिर है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बच्चा इन जो शब्द यूज कर रहा हूं ना मैं, इन सबका इस्तेमाल जल की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग, एक आएगा एमपीएन, एमपीएन मोस्ट प्रोबेबल नंबर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इन सब मापकों के द्वारा, है ना, कि हम बोलेंगे उस जल का एमपीएन क्या है, उस जल का केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है बताओ, उस जल का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, उस जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तो हम ये अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं उस जल के अंदर उस जल की गुणवत्ता को मेजर करने के लिए। तो अगर यूपीएससी कभी पूछ ले ये बीओ है ना, बीओडी सीओडी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ओके। डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मोस्ट प्रोबेबल नंबर्स, इनका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, इनका इस्तेमाल किसी भी जलीय निकाय की गुणवत्ता को पता करने के लिए किया जाता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले है ना, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, तो जल के अंदर बच्चा देखो आप जानते हो बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक बहुत सारे वेस्ट आ जाते हैं। अब जैसे ही जल के अंदर कोई वेस्ट आ गया, सपोज करो आपने कचरा फेंक दिया, आपने केला फेंक दिया, आपने घर की सब्जी का थैला फेंक दिया, पुरानी सब्जियां थी उसके वो फेंक दिया, कोई मृत जैव पदार्थ डाल दिया, तो जैसे ही आप उस पदार्थ को डालोगे तो वाटर बॉडी के अंदर क्या बचा, आप घटक होते हैं, याद है ना, डिकम्पोजर, सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो उसको क्या करेंगे, तोड़ना फोड़ना शुरू करेंगे। अब जब उसको तोड़ना फोड़ना डिकम्पोज करना शुरू करेंगे तो उनको ऑक्सीजन लगेगा, मतलब उनको भी तो ऑक्सीजन की डिमांड है ना। तो जैसे ही कोई भी कार्बनिक ऐसा पोल्यूटेंट गया उसके अंदर अपघटन की क्रिया बढ़ गई, और अपघटन की क्रिया में ज्यादा ऑक्सीजन लगता है, तो ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा तो जितने भी सूक्ष्म जीव है वो ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करेंगे, और ऑक्सीजन कहां से आएगा, वो वाटर बॉडी के अंदर जितना था उसी को यूज करना शुरू करेंगे, तो धीरे 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 उस जल निकाय के अंदर ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो यदि जल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 8 mg पर लीटर से कम हो जाए तब उस हम जल को क्या बोल देते हैं कि ये जल पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है। आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, इसके बच्चे मेथड्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा, आपने कौन सा सीखा है वो मेथड, मेथड्स होते हैं पता करने का, है ना, केमिकल मेथड से केमिकल रिएक्शंस कराई जाएगी वाटर बॉडी के अंदर, उससे पता चलेगा इसका डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसा है। आप हाथ में लेके और पी के नहीं बोल सकते, ठीक है। किसी के मन में ये अगर प्रश्न पैदा हो गया सर मैं कैसे पता करूंगा, आप नहीं कर सकते, ये केमिस्ट्री का काम है, वो पता करके देगी, ठीक है। सर जी मैं अपने घर वालों से बहुत परेशान हूँ, यही रास्ता है और तो क्या है। अब कहते हैं अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 4 mg पर लीटर से कम हो जाए तो अत्यधिक संदूषित हो जाएगा, और इसका लेवल कम होने के पीछे क्या है बच्चा, अपशिष्टों का, इसका मतलब हाँ काफी ज्यादा अपशिष्ट थे, काफी सारे वेस्ट थे, उन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो क्या केवल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर्याप्त है, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल है क्या इससे हम वाटर क्वालिटी का पता कर सकते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ठीक है जल की गुणवत्ता का पता करने का कारण है, लेकिन जैसे हमने बोला अपघटन को देखते हैं, अपघटन का मतलब कोई जैव पदार्थ था, मृत जैव पदार्थ था, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा था, लेकिन अगर आपकी वाटर बॉडी के अंदर फ्लोराइड आ गया बच्चा, वाटर बॉडी के अंदर फ्लोराइड आ गया, आपकी वाटर बॉडी के अंदर आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक आ गया, तो आर्सेनिक और फ्लोराइड पे तो कोई भी बैक्टीरिया काम ही नहीं कर रहा, तो बैक्टीरिया काम ही नहीं कर रहा तो वो अपनी एक्टिविटी दिखाई नहीं रहा, तो इसका मतलब केवल जैव अपघटन के द्वारा, जैव अपघटन से केवल क्या पता चल रहा है कि जैव पदार्थों का कितना अपघटन हो रहा है और उसके लिए कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, उस जैव अपघटन
से, जिसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे केवल जल की गुणवत्ता का एक पक्ष पता चलता है। अगर आपको उस पूरे वाटर बॉडी की गुणवत्ता का पता करना है तब वो तभी पता चलेगा जहां आप कार्बनिक प्लस बहुत सारे जो रसायन है, रसायनों के संदूषणों का पता चले, का स्तर पता चले। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? ये बात समझ में आ रही है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है कि मृत जीवों को वहां पे अपघटित करने के लिए कितनी सारी बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही थी। मैं कह रहा हूं मृत जीवों के अलावा भी तो और भी बहुत सारे पोल्यूशन के स्रोत हो सकते हैं, उसके अंदर फ्लोराइड भी हो सकती है, आर्सेनिक भी हो सकती है, इस पे तो बैक्टीरिया कोई गतिविधि करता ही नहीं है। तो इनको तोड़ने के लिए कोई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ही नहीं। ये तो ऐसे रसायन है लेकिन ये प्रदूषक भी है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो क्या कर रही है, सिर्फ उस वाटर बॉडी के अंदर जैविक संदूषण कितना है उसको बताती है, रासायनिक संदूषण को नहीं बताती। इसके लिए हमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक और नया हमने मेथड डेवलप किया जिससे हमें ये पता चलेगा उसके अंदर रासायनिक प्रदूषण कितना है। बोलो ये बात समझ में आई? बच्चा टीडीएस मीटर से केवल सॉल्ट्स के बारे में पता चलता है ना, सॉल्ट्स के बारे में पता चलता है, टीडीएस भी कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। ठीक है, टीडीएस आपके उस पानी के अंदर, देखो टीडीएस के साथ प्रॉब्लम क्या है, टीडीएस उस पानी के अंदर है ना, आपका कौन सा कोई वायरस है, कोई प्रोटोजोआ है, कोई और जीव, जैविक संदूषण तो है या नहीं है, टीडीएस उसका इलाज नहीं करता। टीडीएस तो क्या है, सॉल्ट्स को बता रहा है कितना ज्यादा है कम है। टीडीएस भी कंप्लीट पिक्चर नहीं है। हम बहुत सारे अच्छा टीडीएस लेवल ठीक है 300 से कम है, बहुत बढ़िया पी लो, अरे उसके अंदर अमीबिया हुआ, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हुआ, वो तो चला गया पेट में, टीडीएस तो ठीक था, हो गए बीमार। समझ गए ना? आई बात समझ में? तो टीडीएस भी कंप्लीट पिक्चर नहीं देता कि वो हेल्दी वाटर है या नहीं है। उसके अंदर का जब तक वो सारा सूक्ष्म जीव भी नहीं मरेगा तब तक भी बात नहीं बनेगी। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, वही जल में ऑक्सीजन की मांग में कार्बनिक अपशिष्टों की बढ़ती मात्रा। अगर ज्यादा कार्बनिक अपशिष्ट हो गए, ज्यादा बैक्टीरिया की एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक अपशिष्टों के द्वारा होने वाले जलीय प्रदूषण को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और उस मृत पदार्थ को तोड़ने फोड़ने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो अगर बीओडी ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तब भी हम कह देंगे कि ये वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है। ठीक है, फिर आती है एक और हमारी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं ये ज्यादा अच्छी, अपेक्षाकृत बेहतर विधि है, क्योंकि इसके अंदर दोनों को शामिल किया जाता है, जो बायोलॉजिकल डिग्रेड हो जाएंगे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके अंदर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला कंसेप्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, और साथ के साथ ऐसे रसायन जो कि जीवों के द्वारा नहीं तोड़े जा सकते, जिनको उनका समाप्त नहीं किया जा सकते, उनको भी ये हैंडल करता है। तो किसी भी जल की गुणवत्ता का पता करने का बेस्ट तरीका क्या होता है बच्चा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पता करो, क्योंकि ये वो जो जैविक संदूषक है उनका भी, जो जैविक रूप से निम्नीकृत हो सकते हैं और जिनका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, उनको भी शामिल करता है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं, बताना एक बार मुझे। हाँ, ऑक्सीजन डिमांड हम आएगा बच्चा, ये है ना, पीपीटी से ही समझा जाएगा। कंप्लीट कैसे होगा, अब आपके दिमाग में आया होगा सर, है ना, मुझे समझ में आ गया था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने भी केमिस्ट्री पढ़ा है कॉलेज में, या हमने नहीं पढ़ा तो हम भी जानना चाहते हैं क्या करते हैं। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का छोटा सा एक प्रोसेस, काफी लंबा छोटा प्रोसेस है, आम भाषा में समझाने के लिए लेके आया हूं। तो पानी का एक सैंपल ले लिया आपने, है ना भाई, आपका सपोज करो कोई वाटर बॉडी थी, कोई तालाब था, कोई झील था, वहां से एक मग्गा पानी लेके आप आ गए। ठीक है, सैंपल लेके आ गए। अब उसके अंदर आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसे उसमें आपने पोटेशियम डाल दिया, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, K2Cr2O7, और कुछ आप एसिड डालते हो। वो पानी का डब्बा लेके आए, उसके अंदर ये केमिकल डाल दिया आपने, घोल दिया। अब वो कहता है इस सैंपल में मौजूद ये जो केमिकल है, इसके अंदर जितना भी कार्बनिक पदार्थ था उसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये। ठीक है, और जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खपत हुए, भाई आपने पता है आपने कितने ग्राम, फॉर एग्जांपल आपने कितना डाला है ये, और आपने डाला, अगर जितना डाला, बाद में आपने उसको सैंपल देखा कि मैंने जितना डाला था ये उतना का उतना इसमें है या नहीं है। अगर आपने जितना ये डाला था केमिकल, वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया, क्योंकि इसका काम क्या था, उन अपशिष्टों के जितने भी केमिकल्स थे उसके अंदर उनको ऑक्सीडाइज करने का काम था। अगर आपने वापस से सैंपल लिया, अगर ये सारा का सारा कंज्यूम हो गया, ये सब कंज्यूम हो गया, तो इसका मतलब क्या है, कंज्यूम होने का एक ही कारण हो सकता है कि इसने उसके साथ जाके केमिकल रिएक्शन करा और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये समाप्त हो गया। आई बात समझ में? तो वो यही कह रहा है, जितना ऑक्सीडाइजेशन एजेंट खत्म होगा, इसका मतलब उतनी ही ऑक्सीजन की डिमांड है, और इससे आपको पता चल जाता है भैया हाँ ये वाटर बॉडी वास्तव में पॉल्यूटेड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स डाल लेते हैं, आपको पता है मैंने कितना ग्राम डाला, कितना एमएल डाला, वो जो भी होगा केमिस्ट्री वाले जानते होंगे कि भाई इतना डाला हमने उसको, और उसके बाद देखा सैंपल लिया हमने कितना डाला था, अभी कितना आ रहा है उसके अंदर, पता चल जाएगा आपको कि वो केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो गया। और अगर केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुई, वो आपने जितना डाला लगभग उतना ही उसके अंदर अवेलेबल है, आपको पता चल गया, इसका मतलब क्लीन है, इसके अंदर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर एक और मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबल नंबर। बच्चा एक ई कोलाई जैसा बैक्टीरिया होता है, नाम सुना होगा, आपके पेट में मिलता है आपका, है ना, ई कोलाई हो जाता है कई बार, मरोड़ वगैरह से नहीं उठ जाती आपके पेट में, ओके, पानी की पॉल्यूटेड पानी पीने से। तो कहते हैं ई कोलाई ये एक सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया है और जो हेल्थ इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसको मापने के लिए हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल नंबर करके ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक परीक्षण है जिससे हम किसका पता करते हैं, ई कोलाई का पता करते हैं कि उसके अंदर ई कोलाई कितना है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर, इसकी सहायता से किसका पता चल जाता है, ई कोलाई कितना है। बोलिए। सर जी टेस्ट करने के बाद क्या वाटर क्लीन हो जाता है? टेस्ट करने से हमें पता चल गया बच्चा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके लिए फिर हम प्लान करेंगे कि हम इसको कैसे क्लीन करेंगे। वाटर बॉडीज को क्लीन करना काफी टफ टास्क है बच्चा, ठीक है, काफी टफ टास्क है। मैं गांव से गया है ना, मेरे इतने बड़े हैवी हैवी बाल थे, यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ तक बाल होते थे जब मैं कॉलेज लाइफ में होता था, बिल्कुल घने। मैं दिल्ली चला गया मुखर्जी नगर। अब हम तो गांव के अंदर तो नल का पानी बाहर निकाला, नल के पानी से नहा लिए, बढ़िया पानी होता है। ठीक है, अब मैं दिल्ली गया, मैं बाल नहाना धोना खूब कर रहा हूँ, मैंने शैम्पू भी कर रहा हूँ, घर वालों ने शैम्पू देकर भी भेजा था, सनसिल्क वाला, वो भी लगा रहा हूँ। पहले एक सनसिल्क वाला लाया, फिर चलो उससे काम नहीं बना, कोई दूसरा भी ले लिया। अब धीरे धीरे बाल जितने मेरे घने थे
6 महीने के अंदर 40 से 50% मेरा वाटर लॉस हेयर लॉस हो गया। मैंने कहा भैया ये क्या हुआ? मैं नहाऊं मेरे हाथ में ऐसे गुच्छे आए। मैंने कहा भैया एक है। मैंने एक भाई से पूछा, बाजू वाले रूम में रहता। मैंने कहा भाई तेरे तो बाल ही उड़ गए, बचपन से ही गंजे हो का? कह रहे क्या बात कर रहे हो भाई, मेरा फोटो देखो, मैं भी बड़ा गबरू जवान होकर आया था यहाँ, ये दिल्ली का पानी। कह रहे कैसे? कह रहे तुम एक चीज बताओ, वो नीचे से जो पानी निकल के आ रहा है, मोटर चला के जो पानी ले रहे हो, ग्राउंड वाटर, उससे नहा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहे भाई मत नहा, उससे पूरा शरीर नहा ले, अपने बालों पे मत डालना। कह रहा साल भर के अंदर यहाँ से गंजा होकर चला जाएगा। फिर अलग से सर धोने के लिए अलग पानी वो आता है ना, 40 रुपए का डब्बा आता था, सर उससे धोते थे। और बाकी सर के नीचे का स्नान उस नल, उस पे बटन वाले पानी से। वरना अभी आपको यहाँ कोई टकलू टीचर पढ़ा रहा होता, अगर मैं 1 साल और नहा लेता, बोलते सर आप कब से ऐसे हो? फिर मैं आपको मेरी पुरानी फोटो दिखाता था, नहीं मैं कभी ऐसा था। तो ये और फिर वो क्या चलेगा, फिर वो आते हैं ट्राया वाले आएंगे, है ना, आपको गंजपन आ गया है, चलो आपके हेयर प्लांट कर देते हैं। फिर बढ़िया है, वो एक बिजनेस चल पड़ा उसके ऊपर, गंजेपन का बिजनेस। एक जगह मैंने एक देखा था, 50,000 लोग अपने जो बाल्डनेस का इलाज करने के लिए, और बाल्डनेस उनको कैसे लगा, वो ये एनवायरमेंट से आया बच्चा। ठीक है, तो भाई बालों को बचा लेना है ना। फिर प्रॉब्लम पता है क्या होगा बच्चा? देखो मैंने क्या बोला, जिंदगी भर तक पढ़े पढ़ इसलिए रहे, अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब लेके लाइफ सेटल्ड हो। अब अच्छी जॉब लेते लेते 4 बीमारी लगवा ली, बाल उड़वा लिए, है ना, बीच के सारे बाल गायब हो गए, आगे से गायब हो गए, कहीं से भी वो बोलेंगे यार ये आईएएस तो बन गया, अरे मैया मैं इसका क्या करूं, ये तो 32 साल की उम्र में 42 साल का बुढ़ा लग रहा है। ठीक है, तो वो जो आईएएस का टैग भी ना लाइफ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, ध्यान रखना। तो अपनी हेल्थ को, मैंने बोला इसलिए हेल्थ को बचा के रखना है। हेल्थ को बचा के रखोगे तो सबसे अच्छी आपका लाइफ में अचीवमेंट यही है कि हाँ हमने अपने आप को स्वस्थ बना के रखा हुआ है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है बच्चा। ठीक है, हाँ। फिर मानव स्वास्थ्य पे प्रदूषित जल का क्या इंपैक्ट होगा? प्रदूषित जल का इंपैक्ट होगा, विषाणु, जीवाणु, परजीवी, बहुत सारे, है ना, ये सब प्रदूषित जल में सब मिलते हैं, ये पानी के जरिए आपकी बॉडी में चले गए। जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, है ना, अम्यूबियासिस हो गया, ये सारी बीमारियां होती है बच्चा। अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा टाइफाइड क्वाइट कॉमन है, काफी ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। मेरे साथ नया नया मैं दिल्ली गया, मेरे साथ पता क्या हुआ, प्रॉपर्टी डीलर वाले के पास जाते हैं, दुकानों पे आप जाते हो, मैं मेरा एक दोस्त, तो प्रॉपर्टी डीलर वाले की दुकान पे चले गए। मैंने कहा भाई क्या रूम बता दो, क्या रेंट वगैरह कैसे कैसे है, तो साथ में मित्र भी था। तो उसको प्यास लगी थी, गर्मी के दिन थे, वो बोला पानी। तो वहीं उसके एक टेबल से के ऊपर साइड में एक अलमीरा सी थी, उसके ऊपर बोतल रखी थी, भाई पानी, कह रहे हाँ पी लो। तो वो पानी पी लिया। पानी पीते ही दोस्त ने, मतलब उसको 4 घंटे पकड़ना मुश्किल हो गया, है ना। वापस से उसकी तबीयत इतनी खराब रही, 1.5 महीने तक बीमार रहा। वापस घर गया, फिर ठीक होके आया, है ना। उस बंदे ने बाद में क्या हुआ, वो जो पानी बोला ऑफर किया, पता नहीं कितने दिन का रखा होगा। ठीक है, तो बेचारा वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आने से पहले वापस गया, पहले 45-50 दिन। और वो फिर उस टाइफाइड जैसी बीमारी और इन बीमारियों से निकलने में बच्चा काफी टाइम कंज्यूम होता है, बॉडी की काफी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो पानी का स्वच्छ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। पीलिया, कोलेरा, टाइफाइड, ये सब जल जनित बीमारियां है बच्चों। अब अगर जल के अंदर पारा आ गया, मरकरी सबसे ज्यादा डेंजरस है बच्चा, है ना, तो वो क्या होता है, जीवाणु क्रियाओं के द्वारा ये मिथाइल मरकरी में परिवर्तित हो जाता है। इससे क्या हो जाएगी, आपके जीभ से संबंधित बीमारी, होठों से संबंधित बीमारी, शरीर का सूना होना, है ना, बहरापन, देखने में तकलीफ और मानसिक बीमारी। पारा पारा से अगर आप कॉन्टेमिनेटेड हो गए, है ना, कोई इलाज नहीं बचा, है ना। मरकरी अगर आपकी बॉडी में गया, वंस मरकरी एंटर्ड, मरकरी पारा आपके शरीर में गया, कोई इलाज नहीं है, जो होगा फिर आप भुगतो ना। दुनिया की कोई दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पारा अंदर चला गया, उस दिन से, जिस दिन से वो पानी उसने मेरे को वहां दोस्त को ऑफर किया था, है ना, लाइफ में लर्निंग होती है बच्चा। उस दिन से जब उसने वो पानी किया और मैंने मेरे उस दोस्त को पीड़ित होते हुए देखा, मैंने जिंदगी में उसूल बना लिया, पानी खुद का। पानी किसका बच्चा? खुद का। आप जहां भी जाओ अपने साथ एक बोतल रखो, आपको पता है आपके घर का पानी कैसा है, उसी को पीते हो। या बाजार से बिस्लरी खरीद लो, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की। ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। अगर साल भर में 50 बार किसी के यहाँ गए और अगर आपने 50 बार बोतल खरीद भी ली, तो 50 को गुना 20 कर देना, 1,000 रुपये लगा आपका एक साल में। लेकिन अगर एक बार जल जनित किसी भी बीमारी की चपेट में आ गए, पता नहीं कितने हजार और कितने लाखों रुपए लगेंगे। ठीक है, पानी क्या है, नियम बना लो, पानी, बोलो मेरे साथ, पानी खुद का। ठीक है, पानी खुद का, किसी का ऑफर किया पानी नहीं पीना। चलो, फिर कैडमियम अगर जल के अंदर आ जाए, अगर जल के अंदर क्या आ जाए, कैडमियम, तो इटाई इटाई जैसी बीमारियां होती है ना, इटाई, हड्डियां चीसने लगती है, आउच आउच करता है, इटाई इटाई, है ना, जापानी लोग हैं, मुंह से बोलते हैं वो। आपका पूरी बॉडी में पेन होना, हड्डियां और जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द होना, आपके फेफड़े और लीवर, इनका कैंसर भी हो सकता है अगर कैडमियम आ गया अगर आपके जल के अंदर। ठीक है, पानी लाइफ का खुद का, किसी का दिया हुआ नहीं पीना। ठीक है, फिर अगर लेड आ गया बच्चा, लेड आ गया, लेड आ गया, तो लेड से क्या होता है बच्चा, अनीमिया, सर दर्द, मांसपेशी, आपकी मसल्स वीक हो जाएगी। मसूड़े मसूड़े होते हैं ना आपके, जो गम्स होते हैं, मसूड़ों के चारों तरफ एक नीली नीली लाइन दिख जाएगी, किसी को समझ जाना लेड से कंटेमिनेटेड है बन जा, नीली धारियां बन जाती है। इनकी मैंने इमेजेस दिखाई नहीं बचा, है ना, मैं इमेज दिखाता तो आप काफी डर जाते हैं, काफी डरावनी इमेजेस है। वाटर मतलब इनकी दिखाऊं मैं, है ना, लेड वाले कंटेमिनेशन की, मरकरी कंटेमिनेशन, बहुत ही ज्यादा डरावनी इमेजेस है इनकी। फिर नाइट्रेट अगर ज्यादा हो गया पानी के अंदर, पानी के अंदर नाइट्रेट ज्यादा हो गया तो रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाते हैं, तो बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, बच्चा नीले पड़ जाते हैं बच्चे उसमें, ब्लू बेबीज के नाम से भी। हाँ, जिंदगी का उसूल बना लो, है ना, जैसे मेरा उसूल है, मैं किसी का दिया हुआ पानी नहीं पीता, मैं किसी का दिया हुआ भोजन नहीं खाता। और ये मुझे सबक दिल्ली से ही मिला है। वो फैमिली में किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो तो अपने घर है ना, लेकिन किसी का दिया हुआ खाना नहीं, है ना, और किसी का दिया हुआ पानी नहीं। आप ये मान के चलो, आप नहीं, प्रिवेंशन है, दिस इज व्हाट इज बच्चा, कई बार आप सुनते हो ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर। आपने अपने आप को बचा लिया, ये सबसे बड़ा इलाज है।
नियम बना लो बच्चा, स्वस्थ रहना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किसी के हाथ का खाना नहीं। अब वो बात सिर्फ थी रेल में मत खाना, वैसे भी नहीं खाना, वैसे भी नहीं खाना, दोस्त का भी नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, किसी का भी नहीं खाना, आपका आपके घर का बना हुआ खाना, या अगर आप किसी रिश्तेदार के घर में जा रहे हो वहां का बना हुआ खाना, उसके बाद भूल जाओ, भूख लगी किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लेना, ठीक है, किसी का दिया हुआ नहीं, किसी रेस्टोरेंट में जा लो, कोई थाली खा लो 150 रुपए की। साइड वाला केस तो मैंने आपको बताया था, वो यूपी बिहार आंध्र प्रदेश राजस्थान वाला। तो इसमें क्या बचा, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां, हड्डियों का कड़ा होना हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कई बार आर्सेनिक अगर चला गया, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है ना, कैंसर हो जाता है। आर्सेनिक बड़ा कारण है बच्चा कैंसर का, यस। फिर सपोज करो आपकी बॉडी, आप किसी वाटर बॉडी में, इसलिए बोलते हैं कभी भी किसी भी वाटर बॉडी के अंदर एकदम से मत उतरो। जैसे भी बरसात हो रही है ना, समझ लो मैं आपको बहुत सारे केसेस समझा रहा हूँ लाइफ में हेल्दी रहना कितना जरूरी है। आप सपोज करो किसी एरिया में रह रहे हो और वहाँ एरिया में कोई केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, सपोज करो कोई कपड़ों को रंगने वाली फैक्ट्री है, प्रिंटिंग की कोई फैक्ट्री है, प्रिंटिंग वाली फैक्ट्रीज के अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सपोज करो बरसात होगी, बरसात का जल भर गया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जाने के लिए, अरे उसी बरसात के पैर पानी में पैर रख के जा रहे हो आप, और आपकी बॉडी पे कहीं पे भी कट लगा हुआ है, कोई वूंड है बच्चा, ठीक है, वही जाता है, हमें थोड़ी ना पता लगता है, छोटे मोटे कोई घाव कट लगते रहते हैं। द मोमेंट आप उस कंटेमिनेटेड वाटर में गया, वो वाटर के जरिए आपकी बॉडी में एंटर कर गया, ब्लड में एंटर कर गया, ठीक है, हो गया काम। अवॉइड करो, किसी भी भरे हुए जल क्षेत्र से चल के नहीं जाना, ठीक है। अब सावधानी ही सुरक्षा है। आप अपने स्वास्थ्य को सरकार के भरोसे, आप अपने स्वास्थ्य को अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। अब सरकार और अधिकारी कौन सा नंगे पैर उतरेगा उसमें, आम आदमी उतर रहा है, उनको तो लाल बत्ती वाली, अब तो लाल बत्ती नहीं मिलती, उनको तो बत्ती वाली गाड़ियां मिलती है, वो तो पैर भी नहीं रखते वहां, वो प्रॉब्लम उनका नहीं है, प्रॉब्लम आपका और हमारा है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं होता तो घर से 2 पराठे पैक करा के उसके अंदर अचार लगा के और थोड़ा सा प्याज रख के भर के ले आओ। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या है, नियंत्रण के उपाय क्या है बच्चे, जो सारी हरकतें कर रहे हैं रिवर्स कर दो। जल को सीधा गर्म फेंकने से पहले उसको कूल कर लो, फिर डालो उसके अंदर, ठीक है। तो उष्ण जल को पहले ठंडा करो, उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग कम करो, ठीक है। ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दो, कृषि के अंदर जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल कर लो। जैसे ऑयल स्पिल वाला प्रॉब्लम था, इसके लिए हमने कुछ बैक्टीरिया भी डेवलप किए हैं बच्चा, जैसे ब्रिगोली है, कागज इंडस्ट्री के अंदर एक बाय प्रोडक्ट के रूप में पैदा होता है। ऑयल जैपर है, ऑयल जैपर क्या करता है, ये बैक्टीरिया आप जहां पे भी ऑयल स्पिल हुआ है उस बैक्टीरिया को वहां पे आप छोड़ दोगे तो धीरे 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 उसको तोड़ना शुरू कर देता है। तो ये बायो रिमेडिएशन एक टेक्निक होती है, आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि ये इसको तोड़ फोड़ देता है, क्लीन हो जाती है वो वाटर बॉडीज। तो कुछ हमारे बनाए हुए भी है ऑयल, मतलब लैब के अंदर बनाए हुए, आप उस बैक्टीरिया को हमने बनाया, आपने वहां पे छोड़ दिया तो वो कर देगा सफाई, लेकिन टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि आज आपने डाला अगले दिन सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेगा टाइम, 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना जितना भी लेगा उसको। गर्म जल से पोल्यूशन होता है, ठीक है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम है, फिर वही है, रेगुलर जल की गुणवत्ता की आकलन कर लो, है ना, वाटर क्वालिटी को वापस से ठीक करेंगे, उसके लिए एक्शन प्लान बना, सरकार तो कानून ही बना सकती है, ठीक है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, फोटो खींच दो अपलोड कर दो, बहुत सारी चीजें हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, जल अधिनियम आया, उसमें आपने इंडस्ट्रीज को गाइडलाइन दी, इंडस्ट्रीज मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जुर्माना, आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, उसने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा रखा है, आपने कितना 5,000 रुपए का, समझे। आपने किसी उसका अवमानना की, जुर्माना कितना है 5,000 रुपए का। इंडस्ट्री वाला बोलेगा तो मेरे से 5,000 क्या लो, साल भर का है ना, मैं पर डे उल्लंघन करूंगा, और 365 दिन से मल्टीप्लाई कर ले भाई, है ना, 1 2 3 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, 5 3 15 और 3 18, ये भैया इसको एक साथ दे दो 18 लाख रुपए, हम पर डे पर्यावरण का उल्लंघन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने जुर्माने ऐसे लगा रखे, कोई मतलब नहीं, जेल में भेजो उनको, है ना। जिस दिन एनवायरमेंट का उल्लंघन करने वाले इस देश के अंदर जेल में जाने लगे, उस दिन कहानी समझ में आ जाएगी। अभी इतने होशियार हो गए, जैसे ही जेल का प्रावधान आ गया, जेल का प्रावधान करने के लिए प्रावधान के अंदर ऐसे नियम है, कंपनी के मालिक को नहीं, उस टाइम पे जो वहां का मेन करता धरता है, अगर जेल भी जाएगा तो कंपनी का मालिक नहीं जाता, इंडस्ट्री का मालिक नहीं जाता, वो कौन जाता है, जिसने कार्यभार सौंपा गया है उसको भेज देते, चल तू खाया 1 महीने की जेल, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फिर हमारा नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताए थे। इन दोनों प्रोग्राम को हमने बाद में मिला दिया था, किसमें बचा, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, नेशनल प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब ये चल रहा है संरक्षण के लिए, ठीक है, जल संरक्षण, है ना, उसके साथ साथ अपशिष्ट जल उपचार, प्रदूषण निवारण, झील सौंदर्यकरण, जैव विविधता संरक्षण, शिक्षा, जागरूकता, सब बोल बचन है, ठीक है, बोल बचन है। ये कहानी है बच्चा इसकी। एक ये देखो बच्चा, एक और है, वाटर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट आपको करंट अफेयर में मिलेगा, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है बच्चा। देखो पैसिफिक ओशन है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तकरीबन 50 से ज्यादा देश है बच्चा, 50 से ज्यादा देश है जो किसके, प्रशांत महासागर के चारों ओर रहते हैं। इन देशों के द्वारा अपना कचरा डाल दिया जाता है, समुद्र के अंदर कचरा डाल दिया, और समुद्र के अंदर तो बहुत सारी लहरें चल रही है, धाराएं चल रही है ना, देखियोगे ना आपने, गल्फ स्ट्रीम की धारा, क्यूरासिवो की धारा, क्यूराइड की धारा, आयोशिवो की धारा, उत्तरी विश्वरेखीय धारा, दक्षिणी विश्वरेखीय धारा, तो आपने समुद्र के अंदर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। अब ये कचरा घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, तो ऐसे पैचेस बन गए, ये कचरा है बच्चा, ये हजारों टन कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट है और बहुत सारा वेस्ट है, और पैसिफिक ओशन के अंदर तैर रहा है। इसकी वीडियो लगाना भूल गया, अगर मैं इसकी वीडियो लगा देता तो आपको लगता सर ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लो बच्चा, ये सब कचरे का पैच है, वेस्टर्न गार्बेज पैच, ईस्टर्न गार्बेज पैच, और ये घूम रहा है, बस ऐसे ही कचरा भी घूमता जा रहा है, कचरा समुद्री धाराओं के साथ घूम रहा है बच्चा। अब ये कचरे की कहानी देख लो बच्चा, इस कचरे की कहानी, तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है, सबसे पहले चार्ल्स जे मूर ने बताया था इसके बारे में, भाई पैसिफिक ओशन के अंदर हजारों टन कचरा तैर रहा है, तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप से लेकर कैलिफोर्निया के बीच में है, और समुद्री धाराओं के साथ साथ ये तैर रहा है, और 35 से 42 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में तैरता जाता है, लोकेशन इसकी बदलती रहती है, समुद्री धाराओं के साथ साथ ये भी घूम रहा है, ठीक है। हाँ, कोई मूवी बनेगी इस पर, तब पता चलेगा आपको। देखो बच्चा, तो कितना है बच्चा, कितने क्षेत्र में, 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है,
और 45,000 से 1,29,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक है। एक समझ गए, एक टन के अंदर 1,000 किलोग्राम होता है बच्चा, एक टन के अंदर 1,000 किलोग्राम। अगर आप 45,000 भी लिखो, 45,000 के सामने 1,000 और लगा लो, करोड़ों टन कचरा है, करोड़ों टन प्लास्टिक वेस्ट है, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। अब ये इतना प्लास्टिक है, अब समुद्र के अंदर कछुआ है, समुद्र के अंदर वेल है, मछली है, उनको थोड़ी ना पता है, वो सोच रहे पता नहीं कोई नया सामान बनाना शुरू किया होगा, वो उस कचरे को खाना शुरू कर देते हैं। कोई टायर टायर वगैरह था, किसने उसमें अपना सर घुसा लिया, अब नहीं निकल रहा बेचारा वो उसके अंदर से। हाँ, कोई प्रबंधन नहीं है बच्चा। इस पूरे कचरे को 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, माइक्रो प्लास्टिक, मेसो प्लास्टिक, मैक्रो प्लास्टिक, मेगा प्लास्टिक, जिनके कणों का साइज 0.05 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर है, जिनका साइज ये है, जिनका साइज ये है, जिनका साइज ये है। तो कोई भी ये 50 से ज्यादा देश है, फेंक देता है, जापान वाला फेंक रहा है, फिलीपींस वाला, मलेशिया वाला, इधर बोर्नियो वाला, इधर वाले सब डाल देते हैं इसमें, घूमता जा रहा है करोड़ों टन कचरा। इसका कोई इलाज नहीं है, ये साफ नहीं होगा, नहीं ये इतना हो चुका है, अब ये साफ नहीं होगा। तो सर ये क्या आएगा, आपके और हमारे अंदर आएगा। अब ये जो कोस्टल एरिया पे रहने वाले लोग हैं ना, वो मछली खाई जा रही है, चलो प्लास्टिक की थैले को तो नहीं खाएगी, माइक्रो प्लास्टिक तो पानी के जरिए उसकी बॉडी में चला गया, समुद्री जीव, छोटी मछली, बड़ी मछली, और फिर क्या हुआ, उन छोटी मछली, बड़ी मछली को आपने खाना शुरू किया, उन मछलियों के टिश्यूज में जाके जमा हो गया, वहां से वो कचरा हमारी बॉडी के अंदर आ गया। कर्म फल सिद्धांत है, जो देंगे वापस आएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है क्या? ये हार्मफुल है इंसान के लिए? हाँ, पहले आएगा मरीन लाइफ के अंदर, और मरीन लाइफ से आएगा फिर इंसान के अंदर। ये इतना हो चुका, ये रायता इतना फैल चुका बच्चा, अब इसका क्या इलाज है? अब इसका कोई इलाज नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। फिर एक और है, एक नया कंसेप्ट आया इन दिनों चर्चा में है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन। इकोलॉजिकल सैनिटेशन क्या कहते हैं? इंसान का जो मल मूत्र है वो खराब चीज नहीं है, इंसान के लिए वो वेस्ट है, लेकिन उस मल मूत्र को अगर वापस से आप रिसाइकिल कर दोगे तो इसे सुरक्षित प्राकृतिक खाद और उर्वरक में बदला जा सकता है। इसके लिए जो टर्म यूज किया जा रहा है वो है इकोलॉजिकल सैनिटेशन। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, इसको इंडिया वाला कर रहा है क्या? ये यही कर रहे हैं, यही सारे देश कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, इन्हीं को सफाई करनी होगी, कल बोल देंगे नहीं तुम लोग भी साफ करो। पता है फिर कल को क्या होगा? क्योंकि ओशन वाटर तो मिक्स हो जाता है, कभी कभी धीरे धीरे कुछ भी ऐसा हुआ है, धीरे धीरे मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगा, ये अटलांटिक ओशन में भी आ जाएगा, इंडियन ओशन में आ जाएगा, सारे महासागरों में हो जाएगा, फिर ये देश बोलना शुरू करेंगे समुद्र की सफाई करो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, प्लास्टिक का निर्माण क्यों हुआ? सबसे ज्यादा मानव द्वारा उत्पादित, सबसे ज्यादा डेंजरस स्टेज, सबसे ज्यादा खतरनाक अगर मानव ने कुछ बनाया है प्रकृति के लिए तो प्लास्टिक बनाया है बच्चा, वो प्लास्टिक है। ऐसा कोई उपाय बताइए भैया, मैंने तो दिल्ली छोड़ दी, यही उपाय था, दिल्ली छोड़ दो, पोल्यूशन को छोड़ दो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखो बस, वो है ना, थोड़ा चिंतन मनन करो, कपाल भाती करो, है ना, पेट ठीक रहेगा तो पूरा दिमाग और पूरा शरीर ठीक रहेगा। फिर आया नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा नॉइज पॉल्यूशन। आप समझ गए नॉइज पॉल्यूशन क्या है? आपके आसपास के वायुमंडल के वातावरण में ध्वनि का स्तर उस लेवल तक पहुंच गया कि वो आपको मानसिक और शारीरिक परेशानियां उपलब्ध कर रहा है ना, कान में दर्द कर रहा है, आपको काम करने में दिमाग नहीं लगा पा रहे, वो सारी चीजें हैं नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, हुए हैं, डीजे बज रहे हैं, तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? अब ध्वनि प्रदूषण का मतलब सिर्फ डीजे नहीं है, आपके घर में बहुत सारी मशीनें भी हो सकती है, आजू बाजू में कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, वहां से भी काफी शोर आ रहा हो, ड्रिलिंग का भी काम होता है, आपने देखा होगा। तो मशीनों के द्वारा या इंसानों के द्वारा उत्पन्न वह ध्वनि जो परेशान करने वाली है, विचलित करने वाली है और भौतिक रूप से दर्द उत्पन्न करने वाली होती है। हाँ, आज पीपीटी से पढ़ाएंगे बच्चा, ज्यादा समझने वाला पार्ट है, ऐसा कुछ कंसेप्ट वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में आप नापते हो बच्चा, डेसिबल है ना, 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 30 डेसिबल, और जैसे ही आप 1 डेसिबल में 10 डेसिबल की वृद्धि होने पर, मतलब 10 डेसिबल से अगर वो 20 डेसिबल पे चली गई, 10 से 20 डेसिबल पे अगर चली गई तो कहते हैं वो लाउडनेस 2 गुना ज्यादा लाउड हो गई वो। ठीक है, तो अब आप देखो आदमी कैसा कैसा, ये सब क्या है, कार के हॉर्न बज रहे हैं, ठीक है, इरिटेशन पैदा हो जाती है ना, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बहुत सारे इश्यूज है बच्चा। और कहते हैं अगर कोई भी इंसान दीर्घ काल तक 75 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि का स्तर सुनता है तो उसको बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है, सुनने की क्षमता, बहरापन उसको हो सकता है। और डब्ल्यूएचओ ने बोला आपके जो घर है, आपके घर के अंदर 30 डेसिबल से ज्यादा का वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। आपके घर के अंदर कोई मशीनें हो, वॉशिंग मशीन है बहुत आवाज कर रही है, कुछ घर की तो मिक्सी ऐसी होती है, मिक्सर जूसर ग्राइंडर आपके घर में चल रहा है, 4 घर तक पता चल रहा है, सबकी दीवारें तक हिला दी उसने, सोया हुआ आदमी जगा दिया, ऐसा लगा जैसे किचन के अंदर बम फोड़ दिया हो किसी ने। तो आप ऐसी मशीनें यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी के घर में टीवी बहुत लाउड चल रहा है, सुबह उठते ही 7 बजते ही आपने चलाना शुरू कर दिया और ये सोच लिया कि मुझे तो ये सुनना ही सुनना है और मैं कम से कम इस मोहल्ले के 50 लोगों को भी सुना दूंगा मेरे घर में क्या बज रहा है अभी। ठीक है, तो कहते हैं घर के अंदर 30 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, प्रेशर कुकर तो बचता थोड़ी ना, तो 5-10 मिनट में कर देगा बच्चा काम। तो क्या होना चाहिए, तो उसकी गाइडलाइन निकाली है सरकार ने, ध्वनि प्रदूषण के नियम है 2000 के, तब से सेम ही है, चेंज नहीं हुए बच्चा। तो बताया गया डेसिबल डे टाइम में कितना होना चाहिए, नाइट टाइम में कितना होना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 75 डेसिबल तक ही होना चाहिए। 75 से ज्यादा तो बहरापन हो जाता है बच्चा। आपका जो फोन होगा ना, फोन के अंदर ईयरफोन लगाना और उसकी वॉल्यूम बढ़ाना, उस पर लिखा आता है कितना डेसिबल होता जा रहा है वो, और उसके बाद वो क्या कहता है फोन के अंदर, इन दिनों ये नियम आ गया था कि जितना हियरिंग डिवाइसेज है, आप जितना भी ब्लूटूथ लगा रहे हो और जैसे ही फोन में कर रहे हो तो फोन पे एक मैसेज आता है कि अब आप उस लेवल से ज्यादा लेवल पे सुन रहे हो जिससे आपको स्वास्थ्य समस्या पैदा हो सकती है, फिर भी हम दबा देते हैं कि तो आता ही रहता है, इसको इतना देखेंगे तो सुनेंगे कैसे। ठीक है, तो इंडस्ट्री एरिया में सुबह के डे टाइम में 75 है, नाइट टाइम में 70 है। ओके, और देखो
कमर्शियल एरिया जहां बाजार है, मॉल वगैरह है, उस क्षेत्र में डे टाइम 65, नाइट टाइम 55। कहीं जहां आप घर रह रहे हैं, आजू बाजू का जो घर है, घर वाले क्षेत्रों में, वहां पे 55 और नाइट टाइम में 45। तभी तो बोलते रात को डीजे चलाना बंद कर दिया, क्योंकि वो क्या अनुमत लेवल से ज्यादा है, लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे। साइलेंस जोन है, साइलेंस जोन समझते हैं ना, किसी मंदिर के पास है ना, किसी हॉस्पिटल के पास, न्यायपालिका के पास, उन क्षेत्रों को साइलेंस जोन का बोर्ड लगा रहता है। तो वहां 50 दिन में और रात को 40 पूर्ण शांति जैसी स्थिति है। तो साइलेंस जोन क्या होता है, किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी स्कूल के, कॉलेज के, न्यायालय के, धार्मिक स्थल है, जिसको कोई भी अधिकारी है ना, सक्षम अधिकारी एक शब्द आता है बच्चा, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कई बार आपको सुनने को मिलेगा कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कौन होता है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी? ये वो आदमी होता है कॉम्पिटेंट, मतलब जिसको वो करने का अधिकार है। एक ऐसा अधिकारी जो वो डिसीजन लेके आ सकता है, ऐसा कोई ऑर्डर लेके आ सकता है, उसको हम बोलते हैं सक्षम अधिकारी। तो कोई सक्षम अधिकारी जिसको ये राइट दिया गया है कानून के तहत, वो घोषित कर सकता है कि इसके ये जितना साइलेंस जोन है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कम से कम 10 मीटर का क्षेत्र है, जहां दिन के समय 50 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और रात को 40 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं साइलेंस जोन। तो ध्वनि के जो ये हमारा नियमन है, हमने 4 कैटेगरी बनाई है बच्चा, इंडस्ट्री, कॉमर्स, रेजिडेंशियल और साइलेंस जोन। ठीक है। हाँ, कुछ लोग बहुत ज्यादा लाउड होते हैं, अपने घर को भी लाउड रख, घर के अंदर ध्वनि प्रदूषण का स्तर जितना कम रखोगे, उस घर की उतनी अच्छी प्रगति होगी। सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो सुना था भगवान जी की पूजा करने से प्रगति होती है। नहीं, उनसे तो होती है ना। भगवान जी ने बुद्धि नामक चीज भी दी है। आपका जीवन आपकी बुद्धि से निर्धारित होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी जीवन की। और अगर पूरे दिन घर में चैं पैं टीवी और ये और वो चल रहा है, आपका दिमाग कभी शांत हो ही नहीं पाएगा, इरिटेशन होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत खराब होगी, आप अच्छे निर्णय नहीं ले पाओगे खुद के लिए, फैमिली के लिए, अपने भविष्य के लिए। परिवार के अंदर अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति है, आप उसका समाधान नहीं कर पाओगे, और अगर समाधान करोगे भी तो ऐसे करोगे जिसमें लड़ाई भिड़ाई की सिचुएशन पैदा होगी। तो जिसके घर के अंदर ध्वनि का लेवल जितना कम है, उस घर के अंदर उतनी ही सुख, समृद्धि, शांति। मंदिर में जाके आपको अच्छा क्यों लगता है, आपने कभी सोचा है? चलो भगवान जी की मूर्ति है इसलिए लगता है, मंदिर साइलेंस जोन के अंदर होते हैं, आप वहां जाते हो, इतनी शांति आपको, अरे बड़ी शांति मिलती है मंदिर। अरे उतना अगर ध्वनि स्तर का लेवल अपने घर में मेंटेन कर लोगे, आपके घर में भी शांति है उतनी ही। ठीक है। हाँ, आ रही है बात समझ में? बोलो। अच्छा फील होता है, पड़ोसी तो किसी के नहीं समझते है ना। तो मार्च 2011 के अंदर सरकार ने देश के बहुत सारे शहरों में, है ना, जहां पे ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, है ना, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, उसके अंदर आपने क्या बचा, नॉइज मॉनिटरिंग नेटवर्क लगाने शुरू किए। तो पहले 7 अलग अलग मेट्रो शहरों में, अलग अलग ध्वनि क्षेत्रों में, है ना, आप देखते हो कि इस एरिया के अंदर कितना साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है। फिर फेज 2 आया इन्हीं 7 शहरों के अंदर। पहले तो 7 शहर के अंदर बचा कितने स्थान थे, ये लो, 7 शहरों में अलग अलग स्थान पे 5 ध्वनि मॉनिटरिंग टर्मिनल थे। फेज जब 2 आया, इसका फेज 2 आया, ये जो खराब होता है ना, बुरा लगता है। फेज 2 में उन्हीं 7 शहरों के अंदर 35 स्थानों पर आपने नॉइज पोल्यूशन को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। फेज 3 में हमने 18 और शहर शामिल किए, पहले 7 शहर थे, फिर हम कानपुर, पुणे, सूरत, इन शहरों के अंदर भी हमने क्या कर दिया, 1990 स्टेशन एस्टेब्लिश कर दिए, पता करने के लिए इन शहरों में नॉइज पोल्यूशन का क्या स्टेटस है। चलो, तो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव, आप बोलते हो सर साउंड पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है आप बहुत सारी बीमारियां से या बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हो, आपको उसका कारण समझ में नहीं आ रहा होगा, और आप ये सोच रहे होंगे यार मैं तो पहले ऐसा नहीं था, मैं तो 5 साल पहले बड़ा अच्छा था, तो 5 साल में ऐसा क्या हो गया। उसमें नॉइज पोल्यूशन भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन को तो हमने कभी कारण समझा ही नहीं है। कब समझो, पहला कहता है चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, इरिटेशन, देख के है ना, देखने का भी मन नहीं कर रहा। समझ गए, जैसे एक इंसान होगा जो घर के अंदर बहुत चैं पै करता ही रहता है, आपको लगेगा यार आदमी बिहेवियरल वाला इशू ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपका दिमाग और आपका मस्तिष्क ना उसकी उस आवाज से क्या हो चुका है, इरिटेट हो चुका है। अब आपको वो आदमी पसंद आना बंद हो गया, क्यों, उसकी आवाज की वजह से। ठीक है, देखने का भी मन नहीं करता, क्यों, आपको लगता है यार ये इरिटेट कर रहा है मेरे को, मेरे माइंड को, मेरी बॉडी में झंझनाट, सनसनाट, खरखराहट सब कुछ होता है इसको देख के। ठीक है। फिर शारीरिक प्रभाव है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सुनने में तकलीफ होना जाएगा। क्या क्या कह रहा है कई बार क्या होता है जो ऊंचा सुनते हैं, बहुत ज्यादा साउंड में रहते हैं, क्या बोलते हैं, अरे क्या बोला, अरे जोर से बोल दे, सुन नहीं रहा। ठीक है। मानवीय कार्यों में प्रदर्शन में गिरावट आएगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, आप बोल रहे हो सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ना मतलब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लाइन है मेरे को दिखनी, मतलब मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो रहा है, मेरा माइंड उसको रिटेन करने के लिए तैयार नहीं। तो एक बड़ा कारण हो सकता है नॉइज पॉल्यूशन। पूरे दिन कान में ईयरफोन लगा लगा के जो आपने अपने कान के ढक्कन है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कोकरू, ठीक है, कह रहे कोकरू फोड़ लिए तुमने, अपने कान के कोकरू फोड़ लिए। तो कानों में वो डट्टक लगा के आपने क्या कर दिया, अपने माइंड का जो प्रोसेसर है वो खराब कर दिया भाई। अब नहीं आएगा समझ में। लिमिट लिमिट कर लो, दिन में अगर मजबूरी है 2 घंटा, बस 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना। यू वॉन्ट बिलीव, है ना, मैंने बीच में लगाया था जब नया नया ऑनलाइन शुरू किया बातचीत करते समय, 5 साल हो गए मेरे घर में, मैं पर्सनली कोई ईयरफोन यूज नहीं करता। और मैं अगर मैं अकेला हूँ मेरे घर में हूँ तो मैं कान पे फोन भी नहीं लगाता बच्चा, आई ऑलवेज स्पीक ऑन लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर पे कान पे क्यों लगाना भाई, मुझे नहीं लगानी। हाँ कहीं बैठे 10 लोग बैठे हैं तो फॉर्मेलिटी होता है ना, एटिकेट होता है, चलो कान पे लगा के सुन लिया। ईयरफोन तो यूज ही नहीं, 5 साल से बंद कर दिया। ठीक है, टेलीफोन को कान पे लगा के बात करना बंद कर दिया, लाउड स्पीकर पे बात करो, ये बेसिक है बच्चा, सीखना पड़ेगा अगर आपको हेल्दी रहना है तो। हाँ, तो अवॉइड करो, मिनिमम यूज करो, आपका मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट है उसका, समझो, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है उससे। आ जाओ उसके बाद, आपका नर्वस सिस्टम है, नींद आनी बंद हो जाएगी। ठीक है, आपका बिल्डिंग मटेरियल खराब होता है बच्चा, बार बार जाकर टकराती है। तो देखो आपके मस्तिष्क से लेके आपके कंठ, आपके फेफड़े, शरीर का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो आपके नॉइज पोल्यूशन से पीड़ित ना होता हो। ठीक है, तो आपका सीखने का स्तर धीमा हो जाएगा, साइकोलॉजिकल ट्रिगर हो जाएंगे, एकदम से गुस्सा आना, है ना, उसके बाद अच्छे से नींद नहीं आना, ऐसे दिल की धड़कनें, हर वक्त घबराहट सी फील होना, है ना सर, हर वक्त डर सा लगता रहता है।
तो डर तुमने खुद डाला है अपने अंदर वो, ठीक है। एंजाइटी होना, घबराहट होना, मूड शिफ्ट हो जाएगा, इंसान कभी तो बड़ा अच्छा है, अगले क्षण पता नहीं क्या कर दे, पता ही नहीं चल रहा उसका। ओके, तो आपकी एंटायर बॉडी पे इंपैक्ट है बच्चा, एंटायर बॉडी पे इंपैक्ट है। पता है भाई, और 6 बजे से 10 बजे तक हिलाते, अपना भी घर, बाजू वालों का भी घर, है ना, और बाजू वालों का भी घर। सुबह ही शुरू हो गया आपके घर के अंदर ढोल नगाड़े। ऑटोमोबाइल आपका घर के अंदर, सपोज करो कोई कार है, बाइक है, वो भड़ 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 कर रही है भाई, उसको मेंटेनेंस रखवा लो उसका, ठीक है। लाउड स्पीकर के उपयोग पर इस्तेमाल रोक लगाओ, मशीनों का अच्छा रख रखाव करो, घरों के अंदर वॉशिंग मशीन है या इंडस्ट्रीज के अंदर मशीन है, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, उन मशीनों का अच्छे से मेंटेनेंस कराओ, है ना। वो वॉशिंग मशीन आपके घर में कपड़े धुलते हैं, 4 घरों, है ना, भड़ 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 ऐसे हिल रही है वो, नाचती है इन दिनों तो वॉशिंग मशीन भी डांस करने में बड़ा मजा आता है, ऐसे हिल रही है, ऐसा लगता है अभी गिर जाएगी नाचती नाचती। तो मरम्मत करा लो भाई उसकी, है ना। अगर आपके घर के अंदर का मिक्सर है वो पूरे घर को फिर कंट्रोल करो। ये ग्रीन मफलर्स का कंसेप्ट है बच्चा, ग्रीन मफलर समझो बच्चा, ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर, मफलर होता है ना कान पे लगा लेते हो आप, सर्दियों में कान पे नहीं लपेट लेते, ग्रीन मफलर। तो ये क्या है, ग्रीन मफलर है बच्चा, है ना। जैसे ये सपोज करो सड़क है, सड़क के बाजू में हमने बहुत सारा प्लांटेशन कर दिया, उसके बैक साइड में ये बिल्डिंग्स है, तो ये नॉइज पोल्यूशन को बीच में रोकते हैं, ये क्या बोला जाता है इनको, ग्रीन मफलर्स है बच्चा। ये लाइन अच्छा करो, हरित पेटी पट्टियां लगाओ, आप प्लांटेशन करो, ये आप कर सकते हो यहाँ पे। और क्या है, प्रदूषण के एक्सपोजर टाइम को कम करो जितना मिनिमम हो सके, है ना। कान पे अगर आप 12 घंटे ईयरफोन लगा रहे हो तो धीरे धीरे कम करना शुरू करो, देखो कि मेरा कितना मिनिमम में काम चल सकता है। ओके, जॉब का रोटेशन कर दो, है ना, शिफ्ट चेंज करते रहो, डे टाइम कभी नाइट टाइम, ऐसे कर सकते हो। सुरक्षात्मक उपकरणों का इस्तेमाल करो, है ना। प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लो बच्चा, लोगों को अंदर जागरूकता पैदा करो कि ध्वनि प्रदूषण काफी डेंजरस है। पढ़ चुके हैं, वही वाला टॉपिक है, लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मृदा प्रदूषण कैसे हो रहा है, वही सारी चीजें हैं। तो इस पे कुछ इनिशिएटिव्स है, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप पढ़ लेना, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। विश्व मृदा दिवस बनाते हैं हम हर साल, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बॉर्न चैलेंज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, 150 मिलियन हेक्टेयर, 350 मिलियन हेक्टेयर है, वो सारी चीजें। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी 2030 का टारगेट है हमारा यूएनसीसी के अंदर, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है, वही जो यूएनसीसी वाला था ना उसी में ऐड कर लेना है 3-4 पेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी जुड़ा हुआ है 15 हमारा, मृदा से, सॉइल से, भूमि से। ब्लैक सॉइल है हमारा, रिकार्बनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल है, ये क्या इनिशिएटिव है, और भारत क्या कर रहा है उसके लिए। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत विकास के राष्ट्रीय मिशन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है, कृषि वानिकी के ऊपर हमारा उप मिशन है बच्चा। ये कुछ इनिशिएटिव है, आप इनको देख लेना। हाँ, इतना ही रहने देते हैं बच्चा। सर आप कभी मिलना आप मेरे साथ, मैं बहुत बात, अब कोई चीज़ 32 लेक्चर में करानी है तो वो पढ़ा के ही होगी ना, बातचीत से। मेरे पास इतना मौका नहीं कि एक लेक्चर मैं मजाक करके चला जाऊँ तो अगला लेक्चर मुझे, समझ गए आपको। हाँ, कभी मिलना आप मेरे से। 32 क्लासेस कोचिंग के, तो ऐसी बातचीत होने लगी कि सर ज्योग्राफी में आप एक चीज़ बताओ, आप एग्रीकल्चर वाले मुद्दे कराते हो, मैंने कहा बिल्कुल कराता हूँ। अच्छा सर, आप इरिगेशन वाला भी करा देते हो ज्योग्राफी में, मैंने कहा सर बिल्कुल कराता हूँ मैं। अच्छा, और सर आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाते हो, पॉपुलेशन जब ज्योग्राफी पढ़ाते हो, पॉपुलेशन माइग्रेशन इशूज़ में बिल्कुल पढ़ाता हूँ। कह रहे सर कितना, 100 से ज़्यादा लेक्चर लेते होंगे, मैंने कहा नहीं 65 लेक्चर लेता हूँ। कह रहे सर क्या बात कर रहे हो, मैं क्यों। कह रहे कुछ टीचर्स तो ऐसे ही है कि पृथ्वी कैसे घूम रही है ना, क्या रोटेशन और घूर्णन में 10 से 15 दिन घुमाते रहते हैं, और ज्योग्राफी मतलब 100 लेक्चर में भी काबू में नहीं आती। हाँ, मेरा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है।